अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है हिसारे मोहब्बत सीज़न 2 बाय आन फातिमा एपिसोड 3। वो 2-3 डॉक्टर्स की जल्दी जाने की बदौलत आज कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ था। थकन से बुरा हाल था। इसका जी चाह रहा था बस यहाँ से किसी तरह फरार हासिल कर ले। चेहरे के तासिरात भी इसी चीज़ की गवाही दे रहे थे। इसने एक नज़र दीवार पर लगी घड़ी की जानिब डाली जो रात के 8 बजा रही थी, और एक नज़र अपने सामने मौजूद मरीज़ को देखा जिसके चेहरे पर अज़ियत आश्कार थी, लेकिन वो नींद के इंजेक्शन की बदौलत सोने की तगोदो में था। रायम ने अपने पास ही फाइल थामे खड़ी नर्स को दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लाने की तलकीन की तो वो इस बात में सर हिलाते बाहर की जानिब चल दी, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद नाउमीदी से वापस लौट आई। आप इसी मरीज़ के पास ठहरे, मैं ज़रा एक राउंड फार्मेसी का लगा कर आता हूँ। काफ़ी अरसे से वहाँ का चक्कर नहीं लगा। इसकी बात पर राइम ने उसे वहीं खड़े रहने की ताकीद करते खुद ही वहाँ जाना बेहतर समझा। वह अपनी मखसूस चाल चलते हुए फार्मेसी की सिमत जा रहा था। चेहरा हमेशा की तरह सपाट था। फार्मेसी के बाहर पहुंचते ही उसे किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। ये जगह कुछ सुनसान थी। कॉरिडोर में इक्का दुक्का ही लोग थे, लेकिन अब इनकी मौजूदगी भी नहीं थी। रैम ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते जैसे अपने शक को कम करना चाहा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इससे पहले वो डिस्पेंसरी का दरवाज़ा खोलते अंदर कदम रखता माँ अन मोबाइल पर होने वाली बेल पर बदमज़ा होते मोबाइल जेब से निकालने लगा, लेकिन मोबाइल पर मौजूद नाम को देखते उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ने आता किया। वह मुस्कुराते हुए कॉल उठाते फ़ोन कान से लगा गया। जी कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। रहम का दिल मुकाबिल को तंग करने पर आमदा था। तभी शरारत आमेज़ लहजे में बोला, जबकि दूसरी जानिब मौजूद इंसान उसकी हरकत पर तप उठा। तुम क्या तुम्हारे अच्छे अच्छे भी जानते हैं? अदियान की संजीदा कड़क आवाज़ इसकी समातों में टकराई तो वो कहका लगा कर हंस दिया। आज कैसे याद आ गई, मसरूफ़ तरीन इंसान? मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि तुम बस अब अपनी ज़िंदगी में और मैं अपनी ज़िंदगी में। वह नाराज़गी का इजहार करते हुए बोला तो अदियान ने मुस्कुराते हुए इसका शिकवा सुना और अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अब वो इससे जो बात करने लगा है उसका रद्द-ए-अमल किस कदर शदीद हो सकता है। नहीं, अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तुम जानते हो मेरी ज़िंदगी में शुरू से ही तुम और रोशी किस हद कदर अहमियत रखते हो, तो ये बात कहना बिल्कुल फजूल है। बस काम का बोझ हम सब के ऊपर इस कदर हावी हो गया है कि पहले की तरह सब होना एक नामुमकिन सी बात लगती है। इससे संजीदगी से अपनी बात का एहतमाम किया। इसकी बात पर रायम की आंखें किसी एहसास के तमक चमक उठी और दिमाग में कुछ खुराफाती घूमने लगा, जिस पे इसने फौरी तौर पर अमल करने का भी सोचा। जी जी, ये बात मुझे बहुत अच्छे से अज़बर है कि आपकी ज़िंदगी में मैं और रोशी किस कदर अहमियत रखते हैं। और बताओ मजनू साहब, नैया पार लगी या नहीं, या अभी तक पापड़ ही बेल रहे हो? इसने रोशी के नाम पर बाकायदा जोर देते उसे चिढ़ाया और उसके परजोश होकर उसे रोशाने और इसकी बाबत पूछा। अदियान उसकी बात पर मध्यम सा हंस दिया। आजकल सिर्फ यही बात इसकी खुशी का बाज़ थी। ये उसका दिल जानता था कि इस बात ने किस कदर खुशी से उसे फराहम की है। अब जल्दी तमाम मामला तय पाए जाएंगे तो वो सिर्फ इसकी हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ हाँ तो? वह अपना निचला लब दांतों तले दबा कर बोला तो रायम की आंखें फटने वाली हो गई। इसे बड़ी मुश्किलों से अपने हवास बहाल किया और एक नज़र मोबाइल की सिम देखा। क्या यह अदियान ही है ना? फिर मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। मुझे बता, क्या हुआ है? कैसे बात की घर वालों से? क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? इससे अपनी हैरानी पर काबू पाते ताबड़तोड़ सवाल कर डाले। अदियान इसकी बेबसी पर मुस्कुराहट दबाकर रह गया। बचपन से ही रायम को अदियान की पसंदगी का कुछ कुछ अंदाज़ा था। तभी यहाँ आने से पहले रायम ने खुले लफ्ज़ों में उसकी बाबत पूछ भी लिया था, और अदियान ने भी अपने राजदां की तरह बिना किसी तर्क के अपनी मोहब्बत आश्कार कर गया था। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ को छोड़ो, तुम जल्द से जल्द यहाँ पाकिस्तान पहुँचो और मेरी इस खुशी में शरीक होना है लाजमी तुम्हें। वो संजीदगी से इस पर अपनी बात वाज़ेह करता हुआ बोला तो रायम सर खुजा कर गया, लेकिन फ़िलहाल वो अपने दोस्त कम भाई के लिए बेतहाशा खुश था। पूरी बात वो वहाँ जाकर जानने का इरादा रखता था। ओके अदियान, मैं घर जाकर फ्री होकर बात करता हूँ, मैं फ़िलहाल ऑन ड्यूटी हूँ। रैम ने उसे अलविदा कलामत कहते फ़ोन काट दिया, लेकिन व्हाट्सएप पर लीजे का मैसेज देखकर इसे मुस्कुराते हुए उसकी चैट खोली, जहां आई मिस यू भाई पूरी शान से लिखा हुआ था। और वो अदियान से बात करने के दौरान फार्मेसी से कुछ भी दूर आ गया था और यहाँ तो किसी जी रूह का नाम और निशान नहीं था। आई मिस यू टू भाई का बच्चा।
इसे मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। इससे पहले कि वो वापसी के लिए मुड़ता, मां अपने पीछे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया। इससे पहले कि वो पलटता, अपने बाजू के नीचे से होते हुए सीने की जानिब सुकेड़ते हाथ को देखते, इसके चेहरे का रंग तेजी से फीका पड़ा। ये मंजर देखते आंखें गोया शोले निगलने लगी। इसे सख्ती से दांत पर दांत जमाए, गुस्से की शिद्दत से माथे की शरानें फटने को थी। मुठ्ठियां भींचते उसने गहरा सांस भरा। इतना तो इसे इसका हाथ देखते ही अंदाजा हो चुका था, ये कोई निस्वानी वजूद है। और वो निस्वानी वजूद किसका हो सकता है, यही ख्याल इसके तन बदन में आग लगाने को काफ़ी था। इसे अपने सीने पर इसके हाथ रखने से पहले ही झटके से उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में जकड़ते जोर से दबाया कि इसके वजूद की दर्द की शिद्दत से कराह निकली। राहिम बिगैर पलटे ही तंज या मुस्कुराहट समेत हंस दिया और एक झटके से उसे खींचकर अपने मुकाबिल किया। चटाक। कॉरिडोर की सुनसान फिजा थप्पड़ की गूंज के साथ इस वजूद की एक जोरदार चीख भी गूंजी। इसके थप्पड़ लगने से वो मुंह के बल जमीन बोझ हुई और हैरत की ज्यादती से अपने गाल पर हाथ रखती थर थर कांपते हुए इसको गुस्से से सुर्ख चेहरा देखने लगी, जिसका अश्ताल से बुरा हाल था। जोना को बाकायदा इससे खौफ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो वहां से उठकर भागती, रायम ने नीचे झुकते झटके से अपने मुद्दे मुकाबिल किया और इसकी थोड़ी को सख्ती से अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया। जोना की आंखों में नमी सी तैरने लगी। इतनी सख्ती थी इसकी पकड़ में। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दर्द की शिद्दत से ऐसा महसूस हुआ कि अभी उसने मजीद कुछ देर तक इतनी सख्ती बरती तो वो ज़रूर मरने वाली हो जाती। डॉक्टर राइम, लीव मी, यू हर्टिंग मी। वह आंसुओं में आंसू लिए मन्नत करने वाले अंदाज में बोली तो इसकी बेबसी पर राइम ने तमस्कर से उसकी जानिब देखा। वो इसके इरादे अच्छे से जान चुका था। वो इसके पता लगे बगैर उसके साथ वाहियात हरकतें करके इसे हरासमेंट के केस में पड़वाना चाहती थी। एक सुनसान कॉरिडोर, कोई भी मौजूद नहीं था और इस पर यह केस आराम से हो जाता, क्योंकि ऐसी लड़कियों को अपनी इज्जत की तो कोई परवाह होती ही नहीं, बस अपने साथ साथ दूसरों की भी इज्जत दांव पर लगाती हैं। राइम का बस नहीं चल रहा था कि अपने इन्हीं हाथों से इसकी जान ले लें। नाउ वाई यू हर्टिंग मी मिस जोना, यही तो आप चाहती थी ना। वो इसके सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ता, तीश के आलम में से दीवार के साथ लगाते धीमी आवाज़ में गर्राया। कमर दीवार के साथ लगने से दर्द की शिद्दत से उसकी कराह निकली, लेकिन रायम का तो इसकी हरकत पर मुसलसल खून खौल रहा था। तुम जैसी लड़कियां नहीं इज्जत के लायक होती। 1000 बार मेरे मुसलसल मना करने के बावजूद यही वाहियात हरकत मैंने पहले भी शायद एक बार तुम्हें इस बात से आगाह किया था कि मेरे अताब से बच जाना, क्योंकि मैं अपनी इज्जत, अपने प्रोफेशन, अपने मुस्तकबिल पर कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम, मेरा तस्वुर इन सब की निगाहों में एक गलीज गंदा शख्स या भेड़िया की तरह करना चाहती होगी ना, है ना? लेकिन मेरा नाम रायम खान है। मैं अपनी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसके लिए चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। वो सुरकाकों समेत उसकी कान के करीब झुकते पुरइसरार लहजे में धाड़ा। जोना का पूर इसकी सरगोशी पर सनसना उठा। आंखें देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी लहू छलका देगी। उसे सिर्फ यही परेशानी थी कि अगर पूरे अस्पताल के स्टाफ में ये खबर फैल जाती तो इसकी किस कदर बदनामी होती। वो रायम का मुँह काला करने निकली थी। इस दिन का बदला लेने की बदौलत उसे नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। इसे रह रह कर अपनी कोताही पर रोना आ रहा था कि किन लड़कियों के पीछे लगकर इसने शर्त लगाई और आज ये कदम तक उठाने पर मजबूर हो गई थी। और रायम के तेवर देखकर तो इसका वजूद झुलस रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी सब खत्म हो जाएगा। प्लीज़ रायम सर, लीव मी, आई एम रियली सॉरी, आई एम शेम इट। वह इसके सामने हाथ जोड़ती सिसकते हुए बोली, साथ ही इर्द गिर्द निगाह दौड़ाती, किसी के ना होने पर शुक्र अदा करते गहरा सांस खारिज किया। उसे अपना गाल अभी भी जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी बात पर रायम ने नफ़ी में सर हिलाते 2 कदम पीछे होते दोनों हाथों से बालों को मुट्ठी में भींच लिया। कहा था ना मैंने, मेरी हिस्स बहुत तेज़ है। कोई कुछ भी गलत करने का सोचता है, मुझे इस बारे में अंदाज़ा हो जाता है। वो इस पर अपनी बात जता कर बोला तो वह इस बात में सर हिलाते दोनों हाथ उसके सामने जोड़ गई। What going on here, Ram and Miss Zona? What are you doing here at this district place? It's not good for both of you. It can make a lot of serious problem for you both. इसका दोस्त नार, जो दूर से ही वहां से गुजरते हुए देख चुका था, इन दोनों को गुमान होते ही भागने वाले अंदाज में इन तक पहुंचा। इन दोनों की हालत देखते वो ठिठक कर रुका और हैरत से अपने मखसूस अमेरिकी लब व लहजे में इस्तिसार किया और जिस जानिब इशारा किया वो दोनों बखूबी समझ चुके थे। और यही चीज़ रायम के अंदर अश्ताल का बास बनी, क्योंकि इनकी हालत इसे जिस चीज़ की जानिब इशारा कर रही थी वो इस बाबत सोचना भी नहीं चाहता था। जोना को तो पता नहीं, लेकिन इसे इस मामले में रायम पर पूरा यकीन था।
नार, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, या तो इस अस्पताल में अब मजीद मैं रहूंगा या ये लड़की। अगर तुम्हें इसे निकालने में कोई मसला दरपेश है तो मुझे बता देना, मुझे यहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान में मेरे डैड का अपना अस्पताल है, वहाँ कम से कम ऐसी लड़कियों से सामना तो नहीं होगा। चेहरे पर सख्ती के अलावा कोई तासीर नहीं था। वो तनफ्फुर से कहता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि इसकी बात पर नार ने नासमझी से, जबकि जोना ने तड़प कर उसकी जानिब देखा जो अपना फैसला सुनाकर जा चुका था। वो इसके जाते ही मजीद फपक कर रो दी, जबकि नार इसकी हालत पर अफसोस से उसे देखता रह गया। वो एक नज़र इसके झुके सर पर डालते राइम के पीछे चल दिया। वो नहीं चाहता था कि गुस्से में आते वो कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि इंसान गुस्से में कुछ भी करने से गरीज नहीं करता। शाह, आपने माज भाई को फ़ोन कर दिया था ना? महरम कॉफ़ी का हाथ में मग थामे अंदर दाखिल हुई तो वो बैकग्राउंड से पुश लगाए लैपटॉप पर ईमेल्स वगैरह चेक कर रहे थे। महरम ने कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखते उनकी जानिब देखते इस्तफसार किया और एक नज़र घड़ी की जानिब डाली जो 6 बजा रही थी। जी मैंने कर दिया था, आप बिल्कुल तैयार रहे, मैं बस एक ये ज़रूरी ईमेल भेजकर अपनी तैयारी करता हूँ, हम इंशाल्लाह वक्त पर पहुँच जाएंगे। वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते साइड टेबल से कॉफ़ी उठाते लबों से लगा गई। महरम इनकी बात पर इस बात में सलीला आती कम अलमारी से अपना सूट निकालने लगी। सूट निकालते हुए उसकी हम रंग शॉल निकालते वो फ्रेश होने वॉशरूम की सिम चल दी। डैड में आ जाओ। महरम के वॉशरूम जाते ही अमाइज़ा ने कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोलते सरगोशी में अजलान शाह को मुखातिब किया तो वो चौंक कर दरवाजे की सिमत मतवज्जा हुए, जहाँ अमाइज़ा खड़ी इन्हें ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। उन्होंने अपनी बाहें उसकी जानिब वा की तो वो खुश होते तकरीबन भागने वाले अंदाज में इन तक पहुँची और मोहब्बत से उनके बाजुओं में आ समाई। अजलान ने उसके सर पर प्यार दिया। अपनी मम्मा के होते क्यों नहीं आई आप? अजलान ने शरारत आमेज लहजे में इस्तिसार किया तो वो महरम के जिक्र पर मुंह बसोर गई। यू नो बेटर देन मी, वो आंखें घुमाते हुए बोली तो अजलान उसकी हरकत पर हंस दिया, क्योंकि वो जब जब अजलान के पास आती थी इसकी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी और इसी बदौलत अजलान को अमूमन ऑफिस से या किसी भी जगह जाने में देरी हो जाती थी। आज भी महरम ने उसे सख्ती से ताकीद की थी कि हमने कहीं जाना है, डैड से आप वापसी पर दिन भर की बातें कर लेना, लेकिन जाने से पहले आप अपना यूनी का काम करेंगी। लेकिन वो अमाइज़ा ही क्या जो इसकी बात माने। अजलान के बगैर वो अपने ही घर में भी उदास उदास रहती थी, क्योंकि पैदा होते साथ ही वो सबसे ज़्यादा करीब अजलान के ही रही थी। ये नहीं था कि उसे महरम से कोई चिढ़ थी, इनकी रोक टोक पर वो इनसे भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वो सबको यही कहती थी कि मेरे डैड और भाई मेरे सुपर हीरोज़ हैं। अभी भी वो इनके गले से लगी पूरे दिन की रवादार सुनाने में मसरूफ़ थी, जबकि अजलान अपना लैपटॉप बंद करते उसके बाल सहलाते पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुनने में मसरूफ़ थे। आपको मैंने मना किया था ना माइज़ा, और शाह आप भी बाज मत आया करें। अब मैं तैयार हूँ, बिल्कुल मुझे अगले 10 मिनट में आप भी नीचे चाहिए हैं। वह तनबी अंदाज में बोलती इससे पहले कमरे से बाहर निकलती। अजलान की शरीर पुकार पर इनके कदम बाकायदा रुके। जानम, अब आप अपने मजलूम से शौहर पर जुल्म करने का फरीज़ा सरअंजाम दे रही है। वह मुस्कुराहट दबाकर मजलूमियत तारी किए बोले तो महरम ने भवें उचकाकर उनकी जानिब देखा और उनके साथ बैठी अपनी बेटी को जो मुसलसल दांत निकाल रही थी। मुझे भी कभी आपके मामले में यही गलतफहमी लाहक थी, लेकिन आपके साथ रहते ये चीज़ तो अच्छे से मुझ पर वाज़ेह हो गई है कि आपसे ज़्यादा जालिम और चालाक कोई नहीं है। चले उठें अब, और आप भी फ़ौरन से पहले अपने रूम में। इसने अजलान को बावर करवाते एक कड़ी निगाह माइज़ा पर डाली तो वो हंसते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। आई लव यू मॉम, वह इनके गिर्द हसार बांधती उनके गाल पर बुसा देते हुए बोली तो महरम ने भी जवाबन उसके माथे पर मोहब्बत भरा बुसा दिया। आई लव यू टू मेरा बच्चा, चलो अब। वैसे साथ लेती और वो अजलान को देखते खड़ी घड़ी की जानिब इशारा करती वॉर्न देने वाले अंदाज में बाहर निकल गई। उनके जाते ही अजलान ने भी वॉशरूम जाना ही बेहतर समझा। कुछ ही देर में अजलान, महरम, अफान और अजरा का ये छोटा सा काफिला मास के घर की जानिब रवाना हुआ। आसमान पर बादलों का बसेरा किया हुआ था। वो लोग इस हसीन मौसम में ठंडी हवा लुफ्त अंदोज होते तकरीबन आधे घंटे में इन लोगों के घर मौजूद थे। अजलान और अफान दोनों ने परीशे के सर पर प्यार दिया तो मास इन सबको बैठने का इशारा करते खुद भी सामने सोफे पर बरजुमान हो गए। कैसे हैं भाई, और खैर से आना हुआ, वरना तो आप कभी कभी ही आते हैं मुझसे मिलने। परीशे अपना हमेशा वाला शिकवा दोहराते हुए बोली तो सब इसकी बात पर हंस दिए। कुछ ही देर में मुराद साहब भी वहीं आ गए। मुलाजमा ने जूस सर्व करने वाली ट्रे परीशे के हवाले की और खुद बाहर की जानिब चल दी। परीशे सबको जूस सर्व करते वहीं बैठ गई और इस्तफामिया निगाहें इन सब की सिमत उठाई। दरअसल हम सब आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। हमें यकीन है कि हमें इनकार किसी सूरत नहीं होगा।
बिलाखिर अजलान ने गिलास सामने रखे शीशे के मेज पर रखते बात की तहमीयत बांधी और एक नज़र अपनी शरीक हयात की सिम देखा जो इन्हें बात जारी रखने का ही कह रही थी। परीशा और माज ने नासमझी से निगाहों का तबादला हुआ और माज ने इस बात में सर हिलाते गोया इन्हें मजीद बोलने की इजाज़त दी। दरअसल हम सब आज ये ख्वाहिश लेकर खातिर हुए हैं कि हम रोशानी को अपने घर की बेटी बनाना चाहते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम आपकी एक बहुत ही कीमती शय को अपने घर की जीनत बनाना चाहते हैं। उनकी बात पर परीशा और माज ने सख्ते ही की कैफियत में उन सब की जानिब देखा और हैरत भरी नज़रों से माज की सिम देखा जो भी इन्हीं के सिमत मतवज्जा थे। बाकी सब वहाँ बैठे खुशी से इनके तासिरात का मुलाक़ा कर रहे थे। अफान ने ताज्जुब से इनका साकित होना महसूस किया। माशाअल्लाह, ये तो बहुत खूब सोचा अजलान बेटा आपने। हमें भला इसमें क्या मसला होगा? हमारे सामने की हमारे घर का बच्चा जवान हुआ है। मुराद साहब ने इनकी बात पर बाकायदा खुशी का इजहार किया तो परीशा के चेहरे पर भी बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट ने अता किया। वो तो अभी कल ही इस मुतालिक माँ से बात कर रही थी और अल्लाह ने कैसे अगले ही लम्हे इनकी सुन ली। उनकी बेटी का रिश्ता खुद ही वहाँ से आ गया। इनके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? वो तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। भाई मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी सोच पर। मेरी रोशी इस घर में आ जाएगी, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? वो भी अदियान की दुल्हन बनकर। वो तो वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं तो किसी सूरत भी उसे खोना नहीं चाहती। उन्होंने तशकर भरी नज़रों से इन सबको देखते अपनी बात का इख्तिताम किया। खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। बाकी सब ने उनके बोलने पर बेसाख्ता शुक्र अदा किया। माज भाई आप ही नहीं कुछ बोल रहे हैं, खैरियत कोई मसला है क्या? अफान ने उनकी मुसलसल खामोशी से तंग आकर पूछा तो वो चौंक कर उनकी सिमत मतवज्जा हुए और सारी बातों को जहन से झटक कर अपना रुख अजलान की जानिब किया। भाई आपने अदियान से उसकी राय पूछी? मेरा मतलब इसे कोई और ना पसंद हो। मैं नहीं चाहता कि किसी एक की तरफ से ये रिश्ता रजामंदी के बगैर हो। बाहमी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बुरे नताइज सामने आते हैं। महज ने अपनी तसल्ली की खातिर पूछना ज़रूरी समझा तो उन्होंने उनकी बात पर मुस्कुरा कर सर हिलाया। मास को ये कोना सुकून से महसूस हुआ। ये रोशानी और फहद कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अजरा ने अपनी निगाहें इन दोनों की तलाश में घुमाई तो सब भी ने ताइदी निगाहों से उसकी सिम देखा। रोशी तो फ्रेश हो रही थी, अब तक तो हो जाना चाहिए था, और फहद यूनी से लेट आया था तो सो रहा है। रुके मैं रोशी को बुलाती हूँ। परीशा ने उनकी बात पर संजीदगी से जवाब दिया। रोशानी को बुलाने की खातिर वहाँ से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो बाहर निकलती गुनगुनाती हुई रोशानी को अंदर आता देख उन्होंने मुस्कुराकर अंदर की सिमत इशारा किया तो वो अपने सर पर हाथ मारते सबको सलाम करते वहीं पास जगह संभाल गई। महरम ने अपना बाजू फैलाकर इसके अपने पास आने का इशारा किया तो वो झिझकते हुए नासमझी से उनके पास आकर बैठ गई। अजरा ने भी इसके सर पर प्यार किया। रोशानी को एक लम्हे के लिए किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ, तभी उसने इस्तफामिया निगाहें परीशा समेत उठाई जिन्होंने उसे मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में तसल्ली दी। अच्छा तो फिर ये आज से हमारी बेटी हुई। महरम ने उसे अपने साथ लगाते मोहब्बत से माज और परीशा को मुखातिब किया तो वो दोनों को मुस्कुरा दिए, जबकि रोशान ने चेहरे पर नासमझी के तासिरात लिए इन सब की सिम देखा जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैं तो पहले भी आप ही की बेटी हूँ मोमानी। इसने इन सब की बातों से यही अक्सर किया, तभी हैरत से बोली क्योंकि इन सब की बातों से जो मतलब वाज़े हो रहा था इस बाबत वो सोचना भी पसंद नहीं कर रही थी। अरे वो तो वही है, लेकिन अब अदियान की हैसियत से इस घर की बेटी बनकर वहाँ आओगी। उन्होंने उसकी मासूमाना बात पर हंसते हुए अपने साथ लगाया और साथ ही उसके बाल संवारे, जबकि उनकी बात पर रोशा ने झटके से परीशा की जानिब देखा जो मोहब्बत भरी निगाहों से उसे ही तक रही थी। मास का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जबकि वो अपने सुन होते दिमाग के साथ इन सब की बातें समझने की तगदो में थी। आंखें पल भर में आंसुओं से लबरेज हुई। इससे मुश्किल मुट्ठियों को भींचते अपने अस्ताल पर काबू पाया। हाथ पांव बाकायदा ठंडे पड़ गए थे। वो धुंधली निगाहों से एक नज़र सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे पर डालते भागने वाले अंदाज में लाउंज उबुर करती जीने चढ़ गई। जीने चढ़ते 2 बार आंखों के सामने अंधेरा आ जाने की बदौलत लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। इसके यूं भागने पर सबके चेहरों से मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। उन्होंने परीशा की सिम देखा तो वो सर झटकते हुए हंस दी। लगता है शर्मा गई है। उसके मुस्कुरा कर कहने पर सब हंस दिए। इतनी देर में परीशा ने मुलाजमा के साथ मिलकर खाने की टेबल को अच्छे से सेट किया। तरह तरह के लौज़मात से टेबल भरा हुआ था। मुख्तलिफ खानों की महक से सबकी भूख में मज़ीद इजाफा हुआ। इस दौरान भी वो सब हल्के फुल्की खुशगपियों में मसरूफ़ थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो रहा। अदियान ऐसे कैसे कर सकता है? मैं उसे ये हक बिल्कुल नहीं दूंगी कि किसी की भी जज्बात के साथ खिलवाड़ करे। मुझे इससे मिलना होगा और इसे ये बावर करवाना होगा कि रोशानी खान ना कल इसकी थी ना आज उसकी है, और ना ही आइंदा कभी ज़िंदगी में वो इसे कोई ऐसा मौका फराहम करेगी जिससे वो इसके वजूद पर अपनी मेहर लगाए।
वो शुरू से ही अहद की है और उसी की किस्मत में लिखी हुई है। वो मेरे से मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकता। वो दोनों हाथों में अपने बालों को भींचे बेबसी की इंतहा पर थी। इसे बस अब किसी भी तरह ध्यान से मिलना था। आज ही तो अहद घर में बात करने वाला था और इसने भी घर वालों पर यह वाजे करना था वो किसी को पसंद करती है। लेकिन किस्मत ने अचानक ही कैसा पलटा खाया था, इसकी समझ से बाहर था। अब वो मुसलसल अपनी बाएं टांग झल्लाते किसी गैर मरई नक्ते पर नजरें टिकाए बैठी गहरी सोच में गलता थी। ये बात तो थी कि वो इतनी जल्दी हार किसी सूरत नहीं मानेगी। अदियान शाह, तैयार रहना कल मुझसे मिलने के लिए, और यकीनन कल के दिन तुम पर जो इंकशाफ होगा वो बहुत कहर ढाएगा, तुम पे, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा करके रख देगा। मैं ऐसा कतई नहीं चाहती, लेकिन अब मेरे लिए और इस सब तीसरे वजूद के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। एकदम वो अपने होश हवास बहाल करती मजबूत लहजे में बोली और साथ ही साइड टेबल पर रखे अपने फ़ोन से इसको मैसेज सेंड करते अपने हवास बहाल करने लगी। वो रात को थका थका सा ऑफिस से लौटा तो लॉन्ज में ही सोफे की पुश से सर टिकाते आंखें मूंद गया। आज रोशानी की जल्दी जाने की बदौलत इसका दिल कुछ उदास सा गुजरा था। न जाने माँ सर इसे क्यों जल्दी ले गए थे, इसकी समझ से बाहर था। अब इससे मिलकर ही न मालूम होना था। अभी उसे आंखें मूंदे कुछ ही लम्हे सर के थे कि हमेशा की तरह अपनी माँ की मुस्कुराती आवाज़ सुनकर आंखें बाँ करते एक नज़र इन्हें देखते मुस्कुरा कर सीधा होकर बैठा और इनके सुस्त पानी का गिलास लेते लबों से लगाया और इसी के पास जगह संभाल ली। आज मेरा बेटा थका थका लग रहा है, कोई परेशानी है या काम ज़्यादा था आज? हाजरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, साथ ही उसके बाल संवारे। अहदीन का हाथ थामते लबों से लगा गया। बस मम्मा थोड़ा थक गया हूँ, आप आज कुछ ज़्यादा ही आप ऐसा करें, खाना लगवाएं, जल्दी से भूख लगी है। मैं आता हूँ फ्रेश होकर, फिर आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मुस्कुराकर इनके माथे पर बोसा देता हुआ जीने चढ़ते ऊपर की जानिब चल दिया तो वो भी उसकी बात में सर हिलाते मुस्कुराते हुए किचन की जानिब चल दी। अपने कमरे में आकर जल्दी से उसने शूज़ और मोजे उतारे। अलमारी से एक तयशुदा आरामदार ट्राउज़र शर्ट निकालते ही वॉशरूम की सिम चल दिया ताकि फ़्रेश होकर वो कुछ ताज़ा दम हो सके। तकरीबन 15 मिनट बाद फ्रेश होकर बाहर आते, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते, बाल बनाकर खुद पर परफ्यूम छिड़कते, गुनगुनाते हुए नीचे की जानिब चल दिया जहाँ खाने की टेबल पर उसी का इंतज़ार हो रहा था। वो इन सब को एक नज़र देखते अपनी कुर्सी पर खींची। अहद भाई अब बैठ भी जाएं, पहले ही बहुत भूख लगी है। आप जानते हैं एक भी अफराद यहाँ ना हो तो मम्मा खाना नहीं खाती। अहद की छोटी बहन मंथा ने उसकी जानिब देखते हुए माथे पर बल डालकर कहना ज़रूरी समझा, अरे भाई तुम शुरू करो ना, मैं भी आ गया हूँ। मम्मा क्यों जुल्म कर रही है मेरी मासूम बहन पर, खाना दे उसे। अहद ने शरारत से कहती अपनी जगह संभाली। उसे इसी तरह हल्की फुल्की बातों के दरमियान खाना खाया गया। अहद बेटा आपने कुछ बात करनी थी। अहद के बाबा ने रुमाल से अपना मुंह पर थपथपाते गोया बात का आगाज़ किया तो वो भी कुछ संजीदा होते उनकी जानी पतवज्जा होते इस बात में सर हिला गया। जी बाबा, वो एक्चुअली मुझे आप सबसे एक बहुत ही अहम बात करनी थी। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझेंगे और नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुतालिक ढुके छुपे लफ्ज़ों में आप दोनों को पहले ही मैं आगाह कर चुका हूँ। अहद गला खंगारते हुए बात की तहमीद बांधते हुए संजीदा लहजे में मुखातिब किया, आप बात कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? अब के हाजरा ने भी ना समझी से इफ्तिसार किया तो अहद ने इस बात में सर हिलाते एक नज़र सब पर डालते दोबारा बात का आगाज़ किया। मम्मा बाबा, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं किसी को पसंद करता हूँ और चाहता हूँ आप लोग वहाँ मेरे रिश्ते की बात करें। अहद की बात पर इन सब ने हैरान निगाहों से एक दूसरे की सिम देखा, फिर अहद की जानिब देखा जो इन्हीं की जानिब पतवज्जा था, जैसे इनके जवाब का मुंतज़िर हो। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? अहद ने कुछ परेशान होते हुए पूछा तो उसके मॉम डैड का कहका बेसाख्ता था। जब इस सारे मामले में खामोश बैठी मंथा भी मुस्कुरा दी। भाई हम लोग हैरान थे कि शुक्र है हमारे बेटे को ऑफिस के अलावा भी किसी चीज़ का होश आया। इनके इस तरह कहने पर अहद भी चेहरा झुकाए छनक कर मुस्कुराया। अच्छा चलो बताओ, कौन है वो जिसने मेरे बेटे के दिल में घर कर लिया है? हाजरा ने खुश होते हुए सवाल किया तो वो सबसे ज़्यादा खुश और परजोश दिखाई दे रही थी। मतलब आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है? ओह शुक्र है, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था। अहद ने सुकून भरा सांस खारिज किया और तशक्कर भरी नज़रों से उनकी सिम देखा। क्यों भाई, हमें क्या एतराज़ होना है? चले अब बता भी दे, कौन है मेरी होने वाली भाभी? मंथा ने बेसब्री से पूछा तो अहद इसकी जल्दबाजी पर हंस दिया। मैं सब बताता हूँ मम्मा, आप ये बताएं फिर कब जाएंगे आप लोग बात करने? वो मास सर की ही बेटी है, काफ़ी अरसे से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। रोशानी मास खान नाम है उसका। अहद ने तफसील से बात मुकम्मल करते उनसे भी सवाल किया। चलो फिर जल्दी जाते हैं, हम 1-2 दिन के अंदर ही बात करते हैं। वैसे भी अब बस जल्द से जल्द मेरी बहू आ जाए, बस मैं मज़ीद देरी नहीं करना चाहती।
आहत की मॉम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी चहकते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में उससे मुखातिब हुई। चले फिर आप सब प्लानिंग करें, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, आज काफ़ी काम था तो मैं थक गया हूँ। बस इन सबको अलविदाई कलामात कहते मुस्कुराते हुए उठकर अपने कमरे की जानिब चल दिया और मोहब्बत से उसे तसव्वुर में सोचते मुस्कुरा दिया। कमरे में पहुंचते ही उसने फौरी तौर पर रोशानी को मैसेज किया ताकि वो इस सब के मुतालिक इत्तला दे सके, मगर वो ऑफलाइन थी। कॉल मिलाते ही काफ़ी देर उसके उठाने का इंतज़ार किया, लेकिन वो कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। अहद को परेशानी ने आन घेरा, ये रोशी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, या अल्लाह सब ठीक हो। अहद ने परेशानी में बड़बड़ाते हुए बेसाख्ता इसकी खैरियत ऑफिस की दुआ की। फिर ऐसे ही मोबाइल साथ लिए इसके ऑनलाइन होने का इंतज़ार करते और कॉल करते करते थकान के बाद जाने कब नींद की वादियों में उतर गया। मास परीशे की तरफ से आने के बाद अफान तो फ्रेश होने कमरे की सिम चले आए थे। अजरा ने भी कुछ सोचते हुए इनकी तलकीद की। फ़ान, आपकी तबीयत ठीक है ना? अफान शाह जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकले और आईने के सामने खड़े होते हुए अपने बाल संवारने लगे, लेकिन वह अजरा की बात पर इनका हरकत करता हाथ थमा। उन्होंने चेहरे पर नासमझी से तासिरात लिए अजरा की सिम देखा, जो अब अफान का माथा छूते हुए नहीं देख रही थी। ठीक है, मुझे क्या होना है भाई? अफान ने इसके हाथ पर माथे से हटाकर कुछ मशकूक होते पूछा, तो अजरा ने बेसाख्ता अपने माथे पर हाथ मार गई। नहीं, बस वैसे ही। आज आप इंसानों की तरह रहे ना मास भाई के घर, वरना तो आपको शर्म रहती ही नहीं थी, तो मुझे लगा शायद बुखार वगैरह ना हो गया हो। अजरा की शरारत से कहने पर उन्होंने हैरत से उनकी जानिब देखा और सताइशी अंदाज में आइब्रो उचकाई। नहीं मतलब अब मैं अपने भतीजे के ससुराल जाकर भी बेशर्मी का मुजाहरा करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? इनके जवाब पर अजरा ने आंखें पूरी खोल कर इन्हें देखा, जैसे इस बात से बहुत हैरानी हुई हो, जबकि वो फिर से बाल संवारने में मसरूफ़ हो चुके थे। ये आप ही है ना जिस इंसान का शर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं हो और आज शर्म की बातें कर रहा है? अजरा की हैरानी उरुज पर थी। जाने मन इस टाइम इसलिए थोड़ी शर्म का मुजाहरा कर दिया कि मैं वहाँ ससुराल वालों की हैसियत से मौजूद था, पर यहाँ तो नहीं होना, यहाँ शर्म को साइड रखते हैं फिर। ये कहते ही अफान ने अजरा को अपनी जानिब खींचते हसार में लिया। इनकी इस पेशकदमी पर वो कुछ कहती कि तभी एक झटके से दरवाज़ा खोलते अनाबिया कमरे में दाखिल हुई। उप्स, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, यू गाइस कैरी ऑन। इन दोनों पर नज़र पड़ते ही वो रुख मोड़ते मासूमियत से बोली, जबकि उसकी आमद पर अजरा फ़ौरन से अफान का हसार तोड़ते पीछे हुई, जबकि अफान ने एक मुस्कुराती नज़र अजरा को देखते अनाबिया की तरफ देखा। अनाबी, आ जाओ बच्चे, कोई बात करनी थी आपने? उनकी बात सुनते वो मुस्कुराते हुए अजरा की जानिब देख कर आँख दबाती उनके बाजू में आ समाई, जबकि इस हरकत पर वो दांत पीस कर रह गई। क्या डैड, मैं ऐसे ही नहीं आ सकती आपके पास? वो अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए कुछ नरोटेपन से बोली। जी बिल्कुल आ सकती हैं, पर इस वक्त अब आप अगर सो जाए तो सुबह टाइम पर उठेगी, वरना बेहोश ही रहेगी। अजरा ने इसकी जानिब देखते हुए उसे लताड़ा और साथ ही शर्म दिलानी चाहिए तो वो इनके तंज पर बूम बसोर गई। डैड देखिए, ये आपकी बीवी हर वक्त मुझे डांटती रहती है, अब मुझे नहीं नींद आ रही है, तो आप बताएं मैं क्या करूं? इसके बात पर अफान ने उसके माथे पर बुसा देते अपने साथ बिठाया। भाई नहीं डांटा करो ना मेरी बेटी को हर वक्त, अफान ने उन्हें देखते कहा तो अजरा इन्हें घूर कर रह गई, जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही उसे सर पर चढ़ाया हुआ था। तभी वो कुछ ज़्यादा ही मुँह फट हो चुकी थी। आप ही ने सर चढ़ाया है, हर टाइम फ़ोन चलाएगी तो कैसे नींद आएगी उसे? अब कि इनकी तोपों का रुख अपनी जानिब होता देख वो अनाबिया की जानिब मतवज्जा हुई। अनाबिया, वेरी बैड, क्यों इतना फ़ोन चलाती हो? जब मम्मा इतना चलाने का मना करती है तो नहीं इतना, बल्कि इतना ज़्यादा चलाया करो। इनकी बात सुनते ही अनाबिया का कहका पूरे कमरे में गूंजा, जबकि अजरा हैरत से दोनों बाप बेटी की हरकत मुजाहरा कर रही थी, जो इसे चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। आप लोगों को कदर ही नहीं है मेरी, कोई फ़हीम होता तो वो पूछता आप लोगों से। अजरा रूहान सी होते बेड की दूसरी तरफ जाकर मुंह फुला कर बैठ गई, जबकि उनकी बात सुनते वो दोनों मुस्कुराते उनकी जानिब बढ़े। अनाबिया ने उसके साथ बैठते अपने हसार में ले लिया। यार मम्मा, हम मजाक कर रहे थे, आपको तंग करने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं। हंसते हुए कहती वो अजरा को बहुत प्यारी लगी तो वो भी मुस्कुरा कर उसे अपने साथ लगा गई, जबकि अफान भी मुस्कुराते हुए इन दोनों के माथे पर बोसा देते साथ ही बर्जमान हो गए। इसी तरह हंसते मुस्कुराते बातों में मसरूफ़ एक खुशगवार दिन अपने अख्ताम को पहुंचा। वो शहर के जदीद तरीन कैफ़े में बैठी अदियान का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कल मैसेज पर उसने अदियान को मुलाकात का अंदिया दिया था और अदियान को क्या चाहिए था भला, इसे बिना किसी तर्क के हामी भर ली थी। इसके ख्याल में शायद रोशानी शादी के मुतालिक कोई बात करना चाहती होगी। तभी सुबह वक्त पर ही उसने एक कैफ़े में एक फैमिली कैबिन बुक करवा लिया था और रोशानी को वक्त पर ही उसी की लोकेशन पर सेंड कर दी थी।
अभी भी वो इसी कैबिन में बैठी परेशानी से उंगलियां चटका रही थी। अध्ययन को तो बुला लिया था, लेकिन अब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज़ कैसे करना है। लेकिन ये बात तो तय थी कि आज आर या पार का फैसला होकर रहना था। इसने एक नज़र अपनी नाजुक कलाई पर मौजूद कीमती घड़ी पर डाली तो दोपहर के 3 बज रही थी, मतलब वो पहुंचने वाला था। इसी सोच ने उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा कर दिया था। कुछ ही देर में इसे बाहर कदमों की चाप सुनी तो अपने चेहरे पर हाथ फेरते अपने आप को नॉर्मल किया। कुछ लम्हों की तौफक के बाद कैबिन का दरवाज़ा खुला तो कैफ़े के मैनेजर के साथ अपनी मखसूस पर वक़ार अंदाज में अंदर दाखिल हुआ और मैनेजर को सपाट अंदाज में बाहर जाने का हुक्म दिया और वो इसकी बात पर इस बात में सर हिलाते बाहर की जानिब चल दिया। रोशानी भी उसे देखते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अश्तान नए सिरे से उमट आया था। एक गहरा सांस भरते इसने अपने गुस्से पर काबू किया। अध्ययन उसे बैठने का इशारा करते खुद भी पूरी शान से टांग पर टांग चढ़ाए सामने सोफे पर बरजुमान हो गया और दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसकी जानिब देखा। उसकी मुस्कुराहट ने जलती पर तीली का काम किया। तभी वो नागवारी से रुख फिर गई। इसका यूं नागवारी से रुख फिरना अध्ययन को कुछ खास पसंद नहीं आया। तभी मुस्कुराते हुए लब फौरन सिमटे। कैसी हो रोशी? उप सॉरी मिसेस अध्ययन शाह टू बी। वो उसकी जानिब झुकते अपनी इसी सहर अंगेज आंखों में दुनिया जहान की मोहब्बत सजाए बोला तो कब से खुद पर जब्त करके बैठी रोशानी का जवाब दे गया। तभी चटक उठी। बी हैव अध्ययन शाह। वो उसकी जानिब उंगली उठाते तन्वी अंदाज में सर्द लहजे में इसे बावर करवाते हुए बोली। उसकी हरकत पर अध्ययन के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। उसने सर्द निगाहों से उसकी उंगली की सिम देखा और एक झटके से उसकी उंगली पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। रोशानी जवाब बनकर हाँ कर गई। मसला बताओ अपना मिसेस अध्ययन शाह टू बी। क्यों इतनी नागवारी से बर्ताव कर रही हो? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि होने वाले मिजाजी खुदा को किस तरह मुखातिब किया जाता है? वह तंज़िया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए तमस्कर उड़ाती निगाह से उसे घूरते हुए धीमी आवाज़ में बोला, वरना कोई अध्ययन शाह को यूँ मुखातिब करना किसी की इतनी जुर्रत नहीं थी। ये एजाज़ भी सिर्फ इसे ही हासिल था जो यूँ इस कदर सर्द महरी से उससे मुखातिब थी, वरना अपने आप को यूँ मुखातिब करने वाले के वो परखच्चे उड़ा देता था। माथे पर उभरती रगे उसकी जब्त की गवाही थी, जबकि इसकी इतनी बड़ी खुशफहमी पर वह तमस्कर से कहका लगा कर हंस दी और ताजुब से उसकी जानिब देखा। होने वाले मजाजी खुदा से अच्छे से मुखातिब होते हैं? ये बात मुझे अच्छे से अजबर है, लेकिन तुम वो कभी नहीं हो सकते। ये बात भी मैं अच्छे से जानती हूँ। लिहाजा हवाओं में उड़ान भरना बंद कर दो अध्ययन शाह। हर बार फैसला तुम्हारे हक में नहीं होगा। वो जोर से अपने हाथ मेज पर मारती धीमे लहजे में कराई। चीखने के बाद तनफ्फुस तेज तेज चढ़ रहा था। तुम चाहती क्या हो? इज्जत से तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है तो मैं अपनी बीवी के रुतबे पर फाइज करना चाहता हूँ। इसमें क्या बुराई है? और मुझे ऊंची आवाज़ में मुखातिब करने वाली लड़कियाँ कतई पसंद नहीं है। सो माइंड इट। वो अपनी मखसूस ठंडे ठार लहजे में धाड़ा। उसकी सुर्ख आंखें देखते एक लम्हे के लिए रोशानी के वजूद में चूंटियाँ रेंगने लगी। बदन में सनसनी सी दौड़ गई। उसने हलक तर्क करते उसकी सिम देखा जो अपने ही हाके जा रहा था, लेकिन इसे ये बात बावर करवाना बहुत ज़रूरी थी कि वो इसकी ना आज थी ना कल होगी। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इसे उसके चेहरे से नजरें हटाते मैं मजबूत लहजे में गोया उसकी सम्मातों में सूर फूका। अध्ययन शाह ने बेयकीनी से उसकी सिम देखा जो इतने आराम से इसके वजूद की नफी कर रही थी। क्या वह नहीं जानती थी कि बचपन से उसने रोशानी को इसी निगाह से देखा है? किसी भी लड़की को अपने इस कदर करीब अपने हवासों पर तारी नहीं होने दिया। चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। उसने गैस के आलम में जोर से अपना मुक्का टेबल पर मारा और कहर बरसाती नज़रों से उसकी सिम देखा जिससे इनकार करके खुद कितनी परसुकून दिखाई दे रही थी। ऐसा क्यों था? क्या वो इसे पसंद नहीं करती थी? तुम्हारा वो मानना ना मानना मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। शादी तो तुम्हारी मेरे से ही होगी और सेज भी तुम मेरी ही सजाओगी। ये बात जहन नशीन कर लो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो खून आशाम निगाहों से उसे घूरते हुए गोया हुआ तो रोशानी सुकून से दोनों हाथ सीने पर बांधे सताइशी अंदाज में भवे उचका गई, जैसे उसकी बात पर दांत देने को दिल जी चाहा हो। अध्ययन शाह, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। तुम भी ये बात जहन नशीन कर लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू अध्ययन शाह। गॉट इट। वो ताल्लुकी की इंतहा करते हुए बोली तो एक लम्हे के लिए अध्ययन ने अज्जत से उसकी सिम देखा। सर्द आंखों में कर्ब की एक लहर दौड़ी, लेकिन दूसरे ही लम्हे अपना माथा मसलते हुए अपने आप को परसुकून करते उसकी सिम देखा जो अब मोबाइल पर मसरूफ थी। किससे करती हो फिर? कौन है वो शख्स जिसके लिए तुम तमाम बलाए ताक रखते मेरे रूबरू आते ही मेरे से शादी से इनकार कर रही हो? कुछ लम्हों के बाद इसकी सरसराती हुई आवाज़ कैबिन की खामोश फिजा में गूंजी तो रोशानी मोबाइल से नजरें हटाते इस्तफामिया निगाह उसकी सिमत उठाई और मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा।
वही जिसके लिए तुमने इतने अरसे पहले मुझे धमकी दी थी। इसी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और हमेशा उसी से करती रहूँगी। वही मेरी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है और जिस किसी ने भी हमारे दरमियान आने की हिम्मत की तो अपने इन्हीं हाथों से उसकी जान ले लूँगी। तुम मुझे जुनूनी भी कह सकते हो, आई नेवर माइंड। वो परसुकून लहजे में बोलती अदियान शाह की ज़ात एक लम्हे में अपने कदमों तले रौंद गई थी। इसके बाद पर अदियान ने चेहरे पर तने तने तासरात सजाए उसकी सिम देखा, जो कितने सुकून से उसके दिल लोहू लहान कर गई थी। मान इसने अपने जबड़े भींचते सख्ती से भींच लिए। ओके, तो तुम अभी भी उसी इंसान से मोहब्बत के दावेदार हो। मुझे तो महसूस हुआ था कि शायद तुम टीन एज वाली बीमारी में मुब्तला हो, लेकिन खैर तुमने खुद इसी का नाम लेकर उसकी मौत को दावत दी। वह खदरे लहजे में सुकून से बोलते मुकाबिल का सुकून तबाह कर गया। उसके बाद पर रोशानी से तने तने तासरात चेहरे पर सजाए उसकी जानिब देखा। तुम ऐसा नहीं कर सकते अदियान, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। वो बेखौफ लहजे में फनकारी, इसके लहजे में खौफ का शायबा तक नहीं था और यही चीज़ अदियान के तन बदन में आग लगा रही थी। सब खानदान में सब इसके गुस्से से खौफ खाते थे, तो मुकाबिल किस से बेखौफी से उससे मुखातिब था। मैं ऐसा करूँगा और ज़रूर करूँगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि तुम सिर्फ अदियान शाह की मलकियत हो। अब तुमने मेरे सामने मजीद एक बार भी उसका जिक्र किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रोशी, एंड इट्स माई लास्ट वार्निंग, आई स्वेयर आई विल किल हिम। इसके अल्फाज रोशानी को बारूद की तरह महसूस हुए, जो इसकी रूह तक को झुलसा गए। इससे मुश्किल अपने चेहरे पर हाथ फेरते अपने आप को परसुकून करना चाहा और बेरुतबगी से उसकी सिमत मतवज्जा हुई, जिसकी कनपट्टी की रगें फुली हुई थी, जो कि इसकी जब्त की गवाह थी। तुम्हारे लिए प्यार मोहब्बत मजाक होगा, तभी तुमने उसे मेरी टीन एज की एक गलती करार दे दिया, तो फिर तुम्हारी मोहब्बत भी एक गलती ही हुई ना। अपने बारे में क्या ख्याल है मिस्टर अदियान शाह? अब ये बात भी आप ही के अन्ना पर आड़ी की तरह चलेगी, क्योंकि मैं इस मुअज़्ज़ज़ हस्ती के खिलाफ जो हूँ गलाजत बक रही हूँ। एक लड़का मोहब्बत कर ले तो वो जुनूनी आशिक फला फला, लेकिन जब एक लड़की किसी से मोहब्बत कर ले तो वो बेशर्मी गलाजत की दुकान। उसकी कोताहियाँ वो ज़रूर किसी ख़राब इंसान के चुंगल में फंस गई होगी। हमेशा इस माशरे में लड़कों को ही क्यों फौकियत दी जाती है? एक मेरे माँ बाप ने ही तुम्हें देखकर कुछ सोचते समझने की ज़रूरत ही नहीं समझी, यहाँ तक कि मुझसे पूछना तक गवारा भी नहीं किया। क्या मेरा वजूद इनके लिए इस कदर अर्जा है कि शुरू से मैं तुमसे फ्रैंक थी, लेकिन फ़कत एक दोस्त की हैसियत से तुमने इसको गलत मायनों में ले लिया और इसे मेरी मोहब्बत समझ बैठे। मोहब्बत दोस्तों से भी की जाती है, लेकिन नहीं, तुम तो आज की गुफ्तगू के बाद दोस्त कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारी हट दर्मी ने आज मुझे ये सब बोलने पर मजबूर किया है। अच्छा भला मैं घर वालों से अहद और अपनी शादी की बात करने वाली थी, लेकिन यह अदियान शाह के नाम के नाम का कांटा मेरे गले में अड़ गया, जो ना तो निगला जा रहा है ना ही उगला जा रहा है। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई, जबकि इसकी बातों पर अदियान का चेहरा बेयकीनी से धुआं धुआं हो गया। वो सख्ती से दांत पर दांत जमाए ठहरे हुए लहजे में उसकी बातें सुन रहा था। मानो उसकी बात के एख्तिताम पर उसके चेहरे के तासरात बुरी तरह बिगड़े। वो जाराना अंदाज में अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाते इससे पहले कि बाहर की सिमत बढ़ता इसका मजबूत तवाना बाजू रोशानी की नरम व नाजुक गिरफ्त में था। इसकी पेशकदमी पर वो सरत से इसका हाथ बुरी तरह झटक गया। अदियान, तुम कोई ऐसा वैसा कदम कतई नहीं उठाओगी, मेरी बात याद रखना। तुम्हें लीजे की कसम। इसकी बात पर अदियान के कदम दरवाज़ा खुलते खुलते ठिठक कर रुके। उसे माथे पर बल डाले सर्द अंदाज में चेहरे पर नाकाबिले फहम तासरात सजाए। झटके से गर्दन मोड़ते उसकी सिम देखा तो इसकी लहू छलकाती आंखें देखते रोशानी को बाकायदा खौफ सा महसूस हुआ। इसे सहम कर 2 कदम पीछे लिए। यहाँ लीजे का क्या जिक्र है रोशानी? इसे तन निगाह से इसे घूरते उसके बाजू को झटका दिया तो वो सी करके उठी और सख्ती से अपना बाजू इसके हाथ से छुड़ाया। अब तमस्कर उड़ाती निगाहों से उसकी सिम देखा। अदियान को इसकी मुस्कुराहट देखकर किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। एक लीजे का जिक्र, इस पर इसकी मुस्कुराहट अदियान के माथे के बल मजीद गहरे हुए। लीजे का ही तो जिक्र है, वही तो हर जगह मौजूद है। इस किस्से की सबसे बड़ी अहम किरदार तो वही है। मोहब्बत के दावेदार होना, वो भी मुझसे दूसरों की आंखों में मौजूद मोहब्बत के जज्बे को पनपते हुए देख सकते होगे ना, इससे बखूबी वाकिफ होगे ना। इसके लहजे में एक ना महसूस अफसोस महसूस करते अदियान ने शीश व पंच में मुब्तला होकर उसकी सिम देखा, जो इसी की जानिब देखती जैसे इसके जवाब के इंतजार में थी, तो गोया फैसले की घड़ी आन पहुंची थी। ये सब बोलते हुए रोशानी का दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा। इसे सख्ती से अपनी आंखों के मीचते आंसुओं को अंदर उतारा। रोशानी, मैं फ़िलहाल तुम्हारी किसी भी बकवास में दिलचस्पी नहीं रखता और फजूल से मैं और मोहब्बत इसका मुआवजा ना करना बंद करो। वो छोटी है तुमसे। और इसे पहलियां बुझाते देख घराते हुए बोला और सर्द निगाह इसके वजूद पर डाली, जो ठहरे हुए अंदाज में इस पर ही नजरें जमाए खड़ी थी।
इसका मुआवजा करोगी। हमेशा इश्क का सोचते उसी मासूम का ख्याल आता है। जानते हो क्यों? मोहब्बत, इश्क, जुनून, इस सब की बाबत सोचने से पहले मेरे दिल व दिमाग में वही वजूद क्यों आता है? वो इसलिए क्योंकि वो इश्क की मारी हुई लड़की है। लीज़े खान अदनान शाह से इश्क की दावेदार है, तब से जब वो मोहब्बत के मायनों से भी आशना नहीं थी, जिसे तुम्हारे वजूद से नहीं, तुम्हारे चेहरे की उस मुस्कुराहट से गर्जे, सिर्फ जिसकी आंखें तुम्हें मुस्कुराता देखकर चमक उठी है। इश्क लफ्ज़ भी उसकी जज्बात के आगे बहुत छोटा सा महसूस होता है अदनान। वो तो इश्क की हदों को भी फलांग कर चुकी है। वो इस राह पर नंगे पैर चल पड़ी है जहाँ रास्ते में इसे कंकर ही कंकर मिलेंगे, जो इसे आंसू के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो नहीं जानती इसका वास्ता किस पत्थर दिल इंसान से पड़ा है। लेकिन वो तो इस सब से अनजाने इश्क की हदूद को फलांगते अपनी ही दुनिया में गुमे तुम्हारी हल्के से लम्स के लिए तरसती है। तुम एक नज़र देखती है तो घंटों अपनी आंखों को खैरा करती रहती है। यू आर अ स्टोन मैन अदनान, यू आर हार्टलेस। लीज़े खान का जुनून अदनान शाह। जानते हो, वह हर नमाज के बाद इस मासूम के लिए दुआ करती हूँ कि वो जिसे चाहती है वो मिल जाए, क्योंकि इसके चेहरे की मुस्कुराहट की सबके दिलों में खून फराहम करने के काम अंजाम देती है। ख़ानदान भर की लाडली। तो सोचो फिर, जब इसे इस बात बद इल्म होगा तो इस पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी इस पर। तो वो तो कोई गलत कदम उठाने से भी गरीज नहीं करेगी, यहाँ तक कि अपनी जान लेने से भी गरीज नहीं करेगी। जानते हो क्यों? वो तुम्हें खुश तो देखना चाहती है, लेकिन किसी और का वजूद होता नहीं देख सकती। तुम्हारी कैद, तुम्हारी मोहब्बत को वो अपना सब कुछ गर्दान कर चुकी है। तभी मैं डरती हूँ इस सब से, लेकिन जब खुद पर गुजरी तो अंदाज़ा हुआ ये तो एक तरफी जज्बा है। लफ्ज़ थे या सीसा जो अदनान के समातों पर बरसा था। उसे ऐसे महसूस हुआ उस कैफ़े की इमारत पूरी कद से उसके ऊपर ढह गई हो। इसे अपनी हसासियत एक लम्हे के लिए मातल होती महसूस हुई। इसे बेयकीनी से रोशानी की सिम देखा जो धुंधलाई निगाह से उसकी सिम देख रही थी। अदनान का वजूद जैसे टुकड़ों में तकसीम हुआ। वो बेइख्तियार नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं। मैंने हमेशा उसे अनाबी और माजा जैसा ही समझा है। वो इस हद तक कैसे गिर सकती है? भाई भाई कहते इस सब के पीछे ये वाहियात हरकत करते हुए वो एकदम तीश में आते पास रखी कुर्सी पर लात मारते फनकारा। इसके लहजे में उसके लिए सिर्फ नफरत ही झलक रही थी। रोशानी ने दोनों हाथ सख्ती से लबों पर जमा लिए। अदनान शाह, यही हकीकत है और तुम्हें इसे कबूल करना ही होगा। मैं इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। आज तुम्हें समझना होगा, मैं इस बारे में कोई भी बात करके तुम्हारे सामने इसकी मोहब्बत को आश्कार नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस सब के लिए भी तुमने ही मुझे मजबूर किया है। वह इसका बाजू अपने दोनों हाथों से झंझोड़ते हुए बोली तो अदनान ने इसके हाथों को सख्ती से जकड़ते इसके हिजाब में मुकीद जोड़े को अपनी गिरफ्त में लिया और सद निगाह इसकी जानिब आंखों में गाड़ी। दुनिया की कोई भी लड़की हो या चाहे वो अलीज़े खान हो, इट डजंट मैटर। मेरे लिए मैटर यही करता है कि चाहे वो मरे या जिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना चाहता हूँ शादी तो मेरी तुमसे ही होगी और इस सो कॉल्ड अलीज़े के सामने भी इसी की बेबसी का तमाशा देखूंगा। यकीनन तुम भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ होगी इस सब से, और अब तो और भी शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार है। मोहब्बत इसे, ओह सॉरी, मोहब्बत नहीं, इश्क, जुनून, राइट, ये सब इसके बस की बात नहीं है, कहने की बातें हैं, कर दिखाने की नहीं। बस इंतज़ार करो जब इसी के सामने तुम्हारे अपने करीब से करीब तर कर लूँगा, यहाँ तक कि हमारे दरमियान किसी की गुंजाइश नहीं निकलेगी, इस अलीज़े की भी नहीं। मासूम हंसी आ रही है इसी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए भी। यू जस्ट वेट एंड वॉच, लिसन माई वर्ड्स carefully that I am not interested in Alize Khan. I am interested in you, Roshani Khan. So prepare yourself. वो काटदार लब लहजे में से बावर करवाता, झटके से उसके बाल छोड़ता, वहाँ से निकलता चला गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि आज के दिन मिलने वाले इन झटकों पर सब तहस नहस कर दे। इस सब बातों ने इसके इश्ताल को मज़ीद हवा दे दी थी। इसके बाहर जाते ही रोशानी ने खाली खाली निगाह से इसकी छोड़ी गई हुई जगह को देखा और दोनों हाथों में सर को थाम लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, मुझसे ये नहीं होगा। वो धुंधली निगाहों से गैर मरई नक्ते पर नजर टिकाए मकमून सी बोली। बान किसी ख्याल के तहत इसकी आंखें बाकायदा चमक उठी। वो बात पर अमल करने का सोचती झटके से वहाँ से उठती, भागने वाले अंदाज में कैफे से बाहर निकली। इंगेशन में चाबी घुमाते स्ट्रिंग पर गिरफ्त मजबूत करते जन से गाड़ी घर की जानिब बढ़ा दी। अलीज़े खान का इश्क अदनान शाह।
वो कैफ़े से सीधा घर लौटा था। दोबारा ऑफिस जाने की ज़हमत इसने नहीं की थी, या यूँ कहा जाए कि इसकी वहाँ जाने की हालत ही नहीं थी। घर पहुंचकर भी वो किसी को भी अपनी जानिब मतवज्जा किए बगैर अपने कमरे की जानिब चल दिया। बार बार दिमाग में रोशानी की बातों की बारिश हो रही थी और यही सोच सोच कर इसकी दिमाग की शरानें फटने के करीब थी। जबड़े बुरी तरह भींचे, वो ज़ब्त की इंतहा को छू रहा था। रोशानी की बातों से अपना आप पूरा वजूद झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। पूर आँख की भट्टी में जल रहा था। आंखें गोया लहू छलका रही थी। फिजा एकदम बोझल सी महसूस हुई। इसे अलमारी से आरामदार ट्राउज़र शर्ट निकालते सरस से वॉशरूम का रुख किया ताकि ठंडे पानी के ज़ोर से वो अपने सीने में हो रही जलन को कम कर सके, जो रोशानी अपनी बातों से बुरी तरह लगा चुकी थी। वो शावर खोलते कपड़ों समेत ही उसके नीचे खड़ा होते अपने आप को भिगोने लगा ताकि इस आग को बुझा सके जो पूरी तरह उसके वजूद को अपनी लपेट में ले रही थी। इसके इनकार पर तो वो बिखरा ही था, लेकिन इस पर मजीद या लीजे का इंकशाफ इसके वजूद से आधी जान निकाल गया था। वो तो हमेशा से उसे बहनों की तरह ट्रीट करता आया था, कभी उसके लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। बच्चों की तरह मोहब्बत की थी, तो फिर इसके किस अमल से अलीज़े को ऐसा महसूस हुआ कि वो इस हद तक चली गई और इस रिश्ते को ही फरामोश कर गई। इसे सोच सोच कर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, अपने आप से ही घिन आ रही थी। इसकी निगाहों के सामने बेसाख्ता अलीज़े का मासूम सरापा घुमा, तब वो तंज़ मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हंस दिया। गज़ब की शिद्दत लहर उसके वजूद में कौंधी, तो वो अपने हाथ मुक्का बनाते ज़ोर से दीवार पर मार गया और गहरे गहरे सांस भरते अपने अश्ताल को कम करने लगा। इस वक्त इसे किसी खास की कमी महसूस हुई जिसकी सीने से लगे वो सारी बातें कह दे, अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। मुझे इनकार कर दिया रोशान खान अदियान शाह को, मेरी अन्ना पर वार किया है तुमने, मोहब्बत नामी जज्बे की तौहीन की है, मेरी मोहब्बत को एक लम्हे में ही 2 कौड़ी का कर दिया। लेकिन मुझे ये कतई मंजूर नहीं है। तुमने ये इनकार करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बल्कि मेरे हाथों अपनी शामत बुलवाई है। पहले तो अदियान शाह तुमसे मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन अब तुम मेरी जिद बन चुकी हो। अब सिर्फ तुम्हें हासिल करना है, और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो ये सब जिसकी सबब हो रहा है, इनका नाम और निशानी मैं इस सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा। मेरी अन्ना को बुरी तरह कुचला है तुमने, अपने पैरों तले रोंद कर रख दिया मुझे। मेरे ही सामने अपने इस आशिक का नाम लेकर मैं तुमसे मोहब्बत का दावेदार था, तुम्हें इज्जत से इस घर में लाना चाहता था। तुमने मेरी अन्ना पर वार करके मेरे अंदर के सोए हुए शेर को बेदार किया है। वो दांत पर दांत जमाए ठंडे ठार लहजे में सफाकी से बोलता, दोनों हाथ वॉशरूम की दीवार पर रखता जब्त की आखिरी हदोद को छू रहा था। कशीदा पेशानी पर सिलवटें बाजी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि सब तहस नहस कर दे। ध्यान भाई। अलीज़े की मतरम आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो वो आंखों को सख्ती से मिच गया। सर्द आंखों में कर्ब की एक लहर दौड़ी। दोनों हाथों से माथे पर चिपके बाल पीछे करते वो शावर लेते बाहर निकला, लेकिन अंदर जल रही आग में किसी किस्म का फाका नहीं हुआ, बल्कि वो मजीद भड़क उठी थी। अदियान। मान कमरे के दरवाजे पर खटके की साथ महरम की संजीदा आवाज़ ने अपनी लहू रंग होती आंखों को जोर से मीचते आईने में खुद को एक नज़र देखा। माथे पर बिखरे बाल, सुर्ख होता चेहरा, लहू छलकाती आंखें, जैसे अभी इनमें से खून रसाएगा। वो इस वक्त किसी पर भी कुछ आश्कार नहीं करना चाहता था, तभी अपने हवास बहाल कर दे संजीदगी से कमरे का दरवाज़ा खोला तो महरम को अपनी जानिब मतवज्जा पाया। अदियान, कब से बाहर खड़ी हूँ, आज ऑफिस से जल्दी लौट आए, खैरियत है? वो परेशानी से बोलते कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन इसके सुर्ख होते चेहरे को देखते ठिठक कर उसकी सिमत देखा और चेहरे पर तफक्कुर की छाइयाँ लिए उसकी सिमत बढ़ी, जो इन्हीं के नज़रें चुराते बेड पर बिखरी फाइल समेटने में मसरूफ था। महरम ने संजीदगी से उसका बाजू थामे उसका रुख अपनी सिमत किया। अदियान ने उनकी हरकत पर भवें उचका कर उसकी सिमत देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो क्या हुआ। महरम ने उसकी हरकत पर मशकूक निगाहों से उसकी सिमत देखा। क्या हुआ है मेरी जान, तबीयत ठीक है? ये आंखें क्यों इतनी सुर्ख हो रही है? चेहरे का भी कुछ ऐसा ही हाल है, सब ठीक है ना? उन्होंने उसके हाथ से फाइल लेते उसे बेड पर बिठाया और खुद ही सब चीज़ें उठाते हुए वही जगह संभाल गई। अदियान ने एकदम कुछ सोचते इनकी गोद पर सर रख लिया। महरम ने चौंक कर उसकी हरकत का मुलाहजा किया और इसके सर के बालों में उंगलियां चलाने लगी और मोहब्बत से उसके बाल माथे पर बोसा दिया। जी मॉम, सब ठीक है, आप परेशान न हो। वो मोहब्बत से उनका चेहरा तकते बोला। अचानक उसकी निगाहों में महरम का चेहरा देखते अलीज़े का चेहरा घुमा। वो सख्ती से दांत पर दांत जमाए मुठ्ठियाँ भीज गया और इनकी गोद में चेहरा छुपाए किसी छोटे बच्चे की तरह आंखें मूंद गया। महरम को एक लम्हे के लिए इसकी हालत देखते किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ, लेकिन वो अपना वहम समझते सर झटक गई और दोबारा से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। दूसरी जानिब अदियान इन्हीं की गोद में सर के आगे का लाया अमल तय कर रहा था। मॉम, मम्मा, कहाँ हैं आप?
रोशा ने कैफ़े से ऑफिस आ जाने के बाद सीधा घर ही लौटी थी। तभी लॉन्ज में परीक्षे की गैर मौजूदगी महसूस करते तकरीबन चिल्लाने वाले अंदाज में बोली, इसे सोच लिया था, इस बाबत इसे अब अपनी माँ से ही बात करनी होगी। और कहीं ना कहीं इसे यकीन भी था उसकी माँ इसका साथ ज़रूर देगी। इसके चिल्लाने पर परीक्षा हाँफती हुई किचन से बाहर निकली और इसकी हरकत पर शर्मसार निगाहों से उसकी सिम देखा। कोई तो तरीका है या नहीं जो यहाँ खड़ी खड़ी चिल्ला रही हो? और एक सेकंड, तुम घर क्या कर रही हो इस वक्त? ये तो तुम्हारे ऑफिस जाने का वक्त होता है ना? उन्होंने मशकूक निगाहों से उसकी सिम देखा तो वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई, लेकिन जो बात करने जा रही थी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत दरकार थी। तभी गहरा सांस भरते अपने आप को परसुकून करना चाहा और अपनी तमाम हिम्मत मतवजा करते उन तक आई जो हैरत से उसकी हरकत को सनाख्ता नोट कर रही थी। मम्मा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी बेटी को ज़रूर समझेगी। इसे परीक्षा का हाथ थामते सोफे पर बिठाया और खुद भी उनके ऐन सामने बैठते इल्तिजाई अंदाज में बोली तो परीक्षा ने इस बात में सर हिलाते गोया उसे बोलने की इजाज़त दी। रोशानी ने भी मुस्कुरा कर उनकी जानिब देखा। सबसे पहले तो आप तहमील मिजाजी से मेरी बात सुनिएगी, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। बस ये समझ लें कि आपकी बेटी की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अब मम्मा, मैं अदयान से शादी नहीं करना चाहती। उसे आंखें मीचते धीमे लहजे में अपनी बात मुकम्मल की, लेकिन दूसरी जानिब से कोई भी जवाब ना पाकर इसने हैरत से आंखें वाँकी तो परीक्षा सुकून से उसे ही देख रही थी। इनके चेहरे की संजीदगी रोशानी के इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजा गई। इसे बेसाख्ता अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मम्मा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से उसकी ज़बान को ब्रेक लगी। वो बेयकीनी की कैफियत में मुंह पर हाथ रखे उन्हें देखी गई जिन्होंने आज तक इस पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं की थी, और आज मतलब इसका ये भरम भी टूट चुका था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो रोशानी, अदयान मुझे बहुत अजीज़ है, मेरे जान से प्यारे भाई की औलाद है वो। मैं वहाँ किसी सूरत इनकार नहीं करूँगी। इतनी अच्छी जगह से रिश्ता है और मैं इनकार कर दूँ? नेवर। ये खुराफात अपने जहन से निकाल लो। तुम्हारी शादी अदयान से ही होगी, वो तुम्हें बेतहाशा खुश रखेगा मेरी जान। वो सख्त लहजे में कहते आखिर में धीमी पड़ी और मोहब्बत से अपने हाथों से उसके चेहरे की गिरद हाला बनाया, जिसे वो बेदर्दी से झटक गई और धुंधली निगाहों से उसकी सिम देखा। डोंट कॉल मी मेरी जान मम्मा, आपके लिए आपकी औलाद कोई मायने नहीं रखती। आज मुझे ये बात अच्छे से जहन नशीन हो गई है। अपने भाइयों से प्यार एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी औलाद को फरामोश करके अपने भतीजे से प्यार जता कर किधर का इंसाफ है? मम्मा, आज मैं इतने यकीन से आपके पास आई थी कि कोई ना सही मेरी माँ मुझे ज़रूर समझेगी, लेकिन आज वो यकीन, वो भरम चकनाचूर हो गया। आपके लिए सिर्फ आपके भाई ही सब कुछ है। अरे, शादी से पहले मेरी मर्ज़ी पूछी जाती है, लेकिन आपने तो वो भी पूछना गवारा नहीं किया, बस जल्दी से खूंटे से बांध दिया। वज़ियत भरे लहजे में बोलती परीक्षा के दिल को लहू लहान कर गई। उन्होंने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन वो 2 कदम मजीद पीछे हो गई। उस दिन मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तो तुम अदयान से बात कर रही थी, और उस रात भी, और तुम्हारा खुश होना, मुझे यही लगा कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हो, तभी मैंने बिखेर सोचे समझे हाँ की है। वो सर्द लहजे में उसे जताना न भूली, जबकि उनकी बात पर रोशानी ने ठिठक कर उनके तेवर देखे। उसे बेसाख्ता वो दिन याद आया जब परीक्षा उसके कमरे में आई थी तो इसने झूठ का सहारा लेते अदयान का नाम लिया था। वो परेशानी से दोनों हाथों में अपना सर थाम गई और अपना निचला लब दांतों तले दबा लिया। लेकिन मम्मा, वो तो अहद थे, मेरी कॉलीग जो डैड के ऑफिस में काम करते हैं, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, और वो भी, उन्होंने तो बाकायदा अपने घर में बात भी कर ली है। उनके घर वालों के लिए इस सब में कोई मजायका ही नहीं है। क्या आप प्लीज़ मेरे कहने पर मामू मुमानी से बात करें, आई एम श्योर वो ज़रूर समझेंगे आपकी बात। वो इनके सामने हाथ जोड़ते बाकायदा सिसक पड़ी। परीक्षा ने नफ़ी में सर हिलाते इसकी सिम देखा। ये गलती है तुम्हारी थी, इसका खामियाजा भी तुम ही भुगतो। शादी हो जाएगी तो खुद ही सब कुछ भूल जाओगी। अब मज़ीद बहस करने की ज़रूरत नहीं है इस मुद्दे पर। तुम्हारी शादी अदयान से ही होगी। मेरे लिहाज से वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन चॉइस है। वह संजीदा मगर जताने वाले अंदाज में कहती एक ठंडी सांस भरती वापस किचन की जानिब चल दी, जबकि रोशानी गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठती दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो दी। मां किसी ख्याल के तहत इसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी आंखों को रगड़ते साफ किया और सोफे से उठ खड़ी हुई। डैड, सरसराती हुई आवाज़ इसके हलक से निकली तो वो नम आंखों समेत मुस्कुरा दी। वो हॉस्पिटल के कैबिन में बेतासिर चेहरे के साथ बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। माथे की तने रगे उसके बेइंतहा गुस्से का पता दे रही थी। वो किसी नादीदा नुक्ते पर नजरें जमाए कुर्सी पर बैठा मुसलसल अपनी टांग झल्ला रहा था। अचानक कुछ याद आने पर एक लंबा सांस भरते जैसे अपने मसले का हल तलाश कर लिया हो। कुछ याद आने पर वो अपना
सीथोस्कोप, मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाते, मजबूत कदम उठाता कैबिन से बाहर निकला और एक निगाह अपने इर्द गिर्द दौड़ाते अस्पताल के ऑनर डॉक्टर जैक के कमरे की जानिब चल दिया, ताकि जो सोचा है उस पर सख्ती से अमल कर सके, क्योंकि ये मामला अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अब बात यहाँ इसकी इज्जत पर आई थी, जिस पर वो किसी सूरत भी दरार नहीं पड़ने दे सकता था। वहां पहुंचते उसने कमरे के दरवाजे पर हौले से दस्तक देकर अंदर जाने की इजाज़त मांगी, जो कुछ लम्हों में फ़ौरन ही इजाज़त दी गई। हाय डॉक्टर रैम, हाउ आर यू? हैव अ सीट प्लीज़। डॉक्टर जैक ने खुश दिली से उसे बैठने की दावत दी तो वो भी धीमे से मुस्कुराते सामने रखी कुर्सी पर बरजुमान हो गया और गहरा सांस भरते जैसे बोलने के लिए अल्फाज तलाश करने लगा। आई एम फाइन डॉक्टर, व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली आई वांट सम फेवर फ्रॉम यू। इसने उनका हाल पूछते बात करने की तहमीद बांधी तो वो भी तमाम काम एक जानिब रखते संजीदगी से उसकी जानिब मतवज्जा हुए। श्योर डॉक्टर रैम। उन्होंने मुस्कुराते हुए इससे बात जारी रखने की इजाज़त दी तो वो इस बात में सर हिलाते उनकी सिमत मतवज्जा हुआ। सर एक्चुअली आई वॉन्ट लीव फ्रॉम हॉस्पिटल फ्रॉम सम टाइम। इसे दोनों हाथों को बाहम मिलाए सपाट अंदाज में अपनी बात उनके सामने रखी तो वो इसकी बात पर एक नज़र उसे देखते समझते इस बात में गर्दन हिला गए। ओके बट वाई? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? डॉक्टर जैक ने कुछ मुतफिक्र होते जवाब दिया, क्योंकि रैम ने कभी इस तरह कुछ अरसे के लिए छुट्टियां नहीं ली थी तो इनकी बात पर वो मबहम सा मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि इनका रद्दअमल यही होने वाला था। यस, everything is all right, you don't worry. I mean a little bit bored and tired from this hectic routine, and due my cousin marriage I have to go Pakistan, that's why. इससे अपनी बात जारी रखने दे इनकी जानिब अपनी दरख्वास्त बढ़ाई, जिसे थाम कर उन्होंने इस बात में सर हिलाया। ओके डॉक्टर रैम, योर एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड, नाउ एंजॉय द मैरिज। इनकी इजाज़त मिलने पर वो इनसे कुछ और ज़रूरी बातें करता उठ खड़ा हुआ और मुसाफा करते मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब चल दिया। अभी वो कुछ आगे ही पहुंचा था कि रास्ते में उसे मिस जोना मिल गई, जो शायद उसी की जानिब आ रही थी। फ़र्क सिर्फ आज इतना था, जो सर पहले उठा कर चला करती थी आज उसका सर झुका हुआ था, जैसे अपने किए के पछतावा हो। लेकिन रैम को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तभी एक सर निगाह इसके झुके सर पर डालते उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते अपने कैबिन की समझ चल दिया। डॉक्टर रैम प्लीज़, कैन यू गिव मी 5 मिनट्स? माँ न कब से आने वाली जोना की पुकार पर वो इल्तिजाई अंदाज में बोली तो रैम को हैरत तो बहुत हुई, मगर अपनी हैरत पर काबू पाते उसने बेनियाजी से बरतते आगे की जानिब बढ़ने लगा तो वो भी हट धर्मी से उसके पीछे उसकी कैबिन तक आ गई, जिसे आज बात करने की ठान ली हो। कैबिन तक तो जोना को अपने साथ आते देख रैम के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। मुट्ठियाँ बीचते उसने अपने अंदर उबलते अश्ताक पर काबू किया। अभी गुस्से में वो किसी को पुकारता या उसे झटकता, वो सरस से उसकी बात काटते हुए बोली, प्लीज़ आई जस्ट वॉन्ट योर 5 मिनट्स, आई फील सॉरी फॉर ऑल थिंग्स व्हाट आई हैव डन। इसके अंदाज पर रैम ने भवें उचकाते हुए इसकी सिम देखा, जिसे इस बात की तस्दीक चाहता हो। फिर एक नज़र घड़ी की जानिब देखा, इससे अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। यू हैव जस्ट 5 मिनट्स। ये कहते हुए अपनी कुर्सी पर बड़ी शान से बरजमान हो गया और सीथोस्कोप उठाते टेबल पर रखा और पेन उंगली में थामते घुमाने लगा। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल थिंग, प्लीज़ I accept my apologies. I feel very ashamed. I have done all these things just because of the company of bad friend group. Please accept my apology. जोना ने अपनी बात मुकम्मल करते डरते डरते निगाह उसकी सिमत उठाई और इसके तासीरात जांचने चाहे, पर मुकाबिल के चेहरे से किसी भी किस्म के तासीर से आ रही था। You know what, Miss Zona, I can forgive you. रैम की बात सुनते जोना ने झटके से सर उठाते उसे देखा तो आंखें आंसू से लबरेज थी, जैसे वाकई वो अपने किए का पछतावा हो। प्लीज़ डॉक्टर रैम, आई वॉन्ट जस्ट 1 चांस, प्लीज़ आई वॉन्ट टू एनीथिंग लाइक दैट अगेन, जस्ट फॉरगिव मी वंस। जोना के इल्तिजाइया कहने पर वो कुछ सोचने के बाद बोला, ओके आई मीन इट, okay, but remember that if you do anything cheap like this again to next time, I will not forgive you. It's so your last warning. वार्निंग करने वाले अंदाज में से बावर करवाता अपनी चौड़ी कलाई में मौजूद रोलेक्स की घड़ी पर नज़र डालता उठ खड़ा हुआ और एक सर्द निगाह पर डाली जो अभी भी जूं की तू खड़ी थी। आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अब आप जा सकती हैं, सर्द लहजे में कहते हुए इसके पास से गुजरते हुए खुद भी बाहर की जानिब चल दिया। इसने अभी राउंड लगाना था अस्पताल का।
अगली सुबह बादलों की जगह धूप ने हर जगह बसेरा किया हुआ था। सूरज की किरणें सबके वजूद पर पड़ती एक अलग सा सरूर बकश रही थी। सर्दियों की सुबह वैसे ही ठंडी होती थी, तभी आज करकराती धूप ने माहौल को परसुकून किया हुआ था। हे चश्मिश, सॉरी, डबल बैटरी। वह अपनी आंखों पर चश्मा दुरुस्त करते अपना बैग ठीक से कंधों पर डालती नाक की सीध में अपने डिपार्टमेंट की सिम जा रही थी। मान अपने अकब से आने वाली पुकार पर चौंक कर कदम वहीं साकित हो गए। इसने एक गहरा सांस भरते अपने अश्तार को कम करना चाहा और मुट्ठियां भींचते फिर से अपने ध्यान में चलने लगी, लेकिन इन लड़कों की आवाज़ करीब से करीब तर होती जा रही थी। उसे बेसाख्ता खौफ महसूस हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसके पीछे बिल्कुल चल रहे हो। डबल बैटरी, आगे गहरा खड्डा है, ध्यान से गिर मत जाना। इनकी संजीदा आवाज़ पर अनाबी ठिठक कर रुकी और एक नज़र अपने आगे डाली, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब वो इसको अंधी कहना चाह रहे थे। अपने पीछे से आने वाली कहकों की आवाज़ पर वो अपना मजाक बनाए जाने पर झुंझला कर इन्हें नज़रअंदाज करती आगे की सिम चल दी, लेकिन चश्मे से झांकती आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरना शुरू हो चुके थे। लेकिन वो कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करती, इससे पहले मजीद आगे कदम बढ़ाती, वो लड़का ऐन उसके सामने आते उसका रास्ता रोक गया। अनाबी ने हैरत ज़रदा आंखें उसकी सिमत उठाई, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसने भी जवाबन मुस्कुराते हुए इसकी सिम देखा। क्या ये चश्मा मेरे पे बहुत हसीन लग रहा है? इसे मासूमियत से आंखें टिपटिपा कर एक निगाह इर्द गिर्द दौड़ाते इस्तफसार किया, तो वो लड़का दिल पर हाथ रखते लोफराना अंदाज में हाँ में सर हिला गया। हाँ ना, बहुत हसीन लगता है। शुरू में तो मैंने भी बहुत कोशिश की थी लगवाने की। मुझे चश्मे वाले लोग बहुत परकशिश लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि उनके चश्मे की कशिश मुझे अपनी जानिब खींच रही है। रातों को मोबाइल इस्तेमाल किया इतना, लेकिन मजाल है आंखें असरअंदाज हुई हो, इसीलिए रोज़ तुम्हें देख देख कर आहें भरता हूँ। तुम्हारा ये वजूद मुझे रात भर सोने नहीं देता। तुम्हारा वजूद मुझे अपनी जानिब राग़िब करता है। और जानती हो रातों की नींद खराब करके मुझे क्या कहता है? आजा बलमा, तेरा इंतज़ार। इसीलिए तो आज मेरी जाने मन तुम्हारे पास खड़ा हूँ, ताकि तुम्हें बाहों में लेकर तुम्हारा हाथ थाम कर तमाम हदें फैलाऊं दूँ। आओ किसी सुनसान गोशे में चले जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। वो खपासत से उसके वजूद को जायज़ा लेता हुआ बोला, तभी जाली हंसी हंसते हुए खपासत भरी निगाहों से उसका जायज़ा लेता हुआ बोला। इसके अल्फाजों की सिर्फ राल टपक रही थी, लेकिन अपने सामने खड़ी लड़की को अपनी जानिब तंद निगाहों से देखता पाकर उसे अंदाज़ा हुआ शायद वह मजाक ओवरलोड कर गया। तभी खसियाने होते सर खुजा गया, लेकिन अनाबी जब से मुट्ठियाँ भीज गई। अच्छा, ये चश्मा लगवाना चाहते हो? सच सच बताओ, एक हल है मेरे पास, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे बच्चे। अनाबी ने अपने बैग से कुछ तलाश करते परजोश लहजे में उसे मुखातिब किया, तो इस लड़के ने तिरछी निगाहों से उसकी सिम देखा। वो तो सिर्फ इसे तंग करने की खातिर उसका रास्ता रोके खड़ा था ताकि उसका मजाक बनाए, लेकिन वो तो संजीदगी ही इख्तियार कर गई। लेकिन कौन सा असल में लगवाया दोगी? पूछ कर देखता हूँ क्या है इसकी डबल बैटरी के पास भी ऐसा कुछ जिससे आंखों को चश्मे की तलब होती है। वैसे भी मुझे तो बस ये चाहिए, कौन सा इसकी किसी चीज़ में दिलचस्पी है? वह दिल ही दिल में इसकी मासूमियत पर हंसते हुए खुद से मुखातिब था। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव अनाबी की निगाहों से मख्फी नहीं थे। तभी वो चेहरा झुकाए मुस्कुराहट दबा गई और नाक पर फिसलता चश्मा दुरुस्त किया। इसको इस बात में सर हिलाता देख इसने लबों पर शातिराना मुस्कुराहट सजाए उसकी सिम देखा। इससे पहले कि अनाबी का हाथ थामने के लिए उसकी सिमत हाथ बढ़ाता, इसे सरहद से बैग में ही उसी शीशे का ढक्कन खोलते अचानक ही वो उसकी आंखों में सामने करते हमला कर दिया। इसके अचानक हमले से वो क्या संभलता, इसने जलन की शिद्दत से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तकलीफ से कराई निकल रही थी क्योंकि इसने इसकी आंखों पर मिर्ची पाउडर स्प्रे किया था। वो लड़का अब ज़मीन पर गिरने के अंदाज में बैठा अपनी आंखें मल रहा था। आसपास के तलबा इसकी चीखों पर इसके गिर्द दायरा बनाकर खड़े हो गए और हैरत से उसे आंखें मलता देख रहे थे। अनाबी ने एक तमस्कर उड़ाती निगाह पर डाली, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हरकत थी जाहिल लड़की? मान उसकी दहाड़ पर तलबा की भीड़ में गूंजी तो अनाबी ने शर्बार निगाहों से उसकी सिम देखते इसके हाथ पर जोर से अपने पाँव पर हमला किया कि वो तड़प कर रह गया। इसकी चीख पर सबने नागवार निगाहों से इसकी सिम देखा। छोड़ूंगी तो अब तुम्हें ही नहीं। यहाँ पढ़ने आते हो या लड़कियों को तंग करने आते हो? तुम्हारा तो मैं आज पत्ता साफ कराऊंगी। और रोज़ किसी लड़की को तंग करना तुम्हारा पसंदीदा मशगला है ना? और तुम सबको तंग करते आते जाते आवाज़ें कसता है। तुम में से कोई एक भी इसकी हरकत पर आवाज़ उठाता तो आज से मुंह फाड़ कर हर लड़की को गंदी निगाह से नहीं देखता। मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? इन जाहिल गवार लड़कों की वाहियात बातें सुनकर चुपचाप बैठना कहाँ की अक्लमंदी है? सेल्फ डिफेंस करना सीखो, ना कि दूसरों को ज़्यादा मौका दो कि वो आपकी कमज़ोरी पर हाथ साफ करें। लड़कियां हैं तो क्या हमें बोलने का हक नहीं है? हाथ पाँव चलाना नहीं जानती है ना, तो इसे जैसी गाली के आवारा
कुत्तों को काबू करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज में सीधा सुधार लाओ। ऐसी जगह वार करो कि वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठे, दोबारा उठकर खड़े होने की सकत ना रहे। आजकल के दौर में हर लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकती तो सबसे आसान तरीका ऐसा एक पाउडर और हमेशा एक छुरी अपने बैग में रखा करो। जहां इन जैसे लोगों से सामना हो वहीं पत्ता साफ। सारी लड़कियां फकर से उसकी सिम देख रही थी जो स्प्रे की छोटी सी शीशी बंद करके अब बैग में डाल रही थी। इसके हर लफ्ज से नफरत झलक रही थी। चेहरे पर सख्ती के अलावा कोई तासिर नहीं था। अमाइजा और लीजे जो अभी अपना लेक्चर लेकर कैफे की सिम जा रही थी, एक जानिब लोगों को हुजूम देखकर वो अभी तहज्जुद के मारे वहीं आ गई। लेकिन वहाँ खड़ी अनाबी की बातें सुनते फकर से गर्दन अकड़ा कर उसकी सिम देखा। वो लड़का अभी भी जमीन पर गिरा वो पुकार कर रहा था। आंखें से पानी निकल निकल कर बुरा हाल था, लेकिन फिर भी वो अपनी जबान से गलाजत बकने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। अश्ताल की एक शदीद लहर इसके वजूद में कूदी। वो जाराना अंदाज में इसकी सिमत बढ़ी और घुटनों के बल उसके पास बैठते अफसोस करने वाले अंदाज में सर हिलाया। तुम जैसे लड़के ना मेरी जूती की नोक पर होते हैं। आजकल तुम जैसों की बदौलत वो सब कुछ आम हो चुका है, जिसे सोचते हुए भी रूह तक कांप जाती है। और एक आखिरी बात, चश्मा लगवा लेना अब अच्छे वाला। अब डॉक्टर आराम से लगा देगा, कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। वो तनफुर से एक नज़र देखती उससे पहले कि वहाँ से मुड़ती सामने खड़ी माजा और लीजे को देखते मुस्कुरा दी। उन्होंने भी जवाब पर मुस्कुरा कर थम्स अप का इशारा किया। अपना सेल्फ डिफेंस खुद करना सीखो। यकीन करो, अगर लड़कियां अपनी हिफाजत की बाबत जान गई ना तो आज कोई भी लड़की इन जैसे वहशी दरिंदों की जिद में ना आएगी। हमें हमारी और हमारे वक़ार की हिफाजत खुद करनी है। अब क्योंकि यहाँ जिन मर्दों को औरतों का मुहाफिज बनाकर भेजा जाता है वो शायद अपनी राह से भटक चुके हैं। अमाइजा इन सबको देखती मजबूत लहजे में बावर करवाने अंदाज में बोली तो सब लड़कियों ने कोर्स में हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए थम्स अप का इशारा किया। मान कॉलेज डैन की आवाज़ पर वो सब चौंक कर उनकी सिमत मतवजा हुए जो कड़क लहजे में यहाँ हो रहे तमाशे की बाबत इस्तफार कर रहे थे। अनावी ने गहरा सांस भरते जैसे अपनी असाबों पर काबू पाया, क्योंकि एक यही थे जिन्हें जब भी किसी की शिकायत लगाई है उन्होंने गलत को गलत कहने की बजाय सही इंसान को टाल कर हमेशा भेज दिया था। आज इनको भी सबक सिखाना लाजमी था। तभी अमाइजा और लीजे की जानिब देखते हाँ में सर हिलाया जैसे कुछ बावर करवाना चाह रही हूँ। सर या वो हो रहा है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो सर निगाह से उसे घुरते हुए बोली जो अब अपनी आंखें धो रहा था। डैन ने भी नासमझी से उसकी जानिब देखा। लगातार बिला नागा कोई ना कोई लड़की इस लड़के की शिकायत लेकर आपके पास आती है, ये सोचकर कि आप कुछ इसके खिलाफ कुछ ऐसा अमल करेंगे जिससे हमें भी सुकून हासिल होगा। लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है, अब मजीद आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम लड़कियाँ पूरी जमा में इसके खिलाफ प्रोटेक्ट करेगी ताकि सबको मालूम हो सके कि इंतज़ामिया गलत लोगों को किस कदर साथ दे रही है। वो चटकते हुए खून आशाम निगाह से उन्हें घूरते हुए बोली। इससे पहले कि डैन इसके जवाब में कुछ बोलता, लीजे ने दरमियान में ही उसकी बात उचक ली। और ये भी मालूम होगा उसके बाद क्या होगा। इसके बाद मीडिया आएगी, क्योंकि सब जानते हैं शहर की जानी मानी और सबसे बड़ी जामा है आग की तरह तेज़ी की तरह खबर फैलेगी और यहाँ हुआ आपका काम ख़त्म। वो परसुकून लहजे में दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए बोली तो डैन भी और वो शख्स भी एक लम्हे के लिए बौखला गया। सब लड़कियों ने गोल दायरे की सूरत में एक दूसरे से हाथ मिलाते इनको वसत में घेर लिया। इन सबको इस अंदाज में देखकर इस लड़के समेत डैन की भी हालत पतली हो गई। वो समझ चुके थे सब आपस में मिलकर इन्हें मजबूत हो चुके हैं, इन्हें अब कोई सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा। तभी गला खनकारते उस लड़की की सिमत मतवजा हुए। यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, मीट माई सेल्फ इन डैन ऑफिस। उन्होंने गोया इस लड़के के कानों में सुर फूका। वो होंकों की तरह साकित निगाहों से उन्हें देखने लगा जो अब वहाँ से अपने ऑफिस की सिम जा रहे थे। वो भी पैर पटकते हुए जबड़े भींचे उनके पीछे चल दिया। इसके साथ ही अपने निकले जानने के खौफ से वहाँ से फरार हो गए, जबकि वो अभी निहायत बुरी तरह फंस चुका था। डैन की बात पर सब लड़कियों ने फातियाना निगाहों से एक दूसरे की सिम देखा और फकर से मुस्कुरा दी। वो अनाबी आपी, आज तो आपने कमाल कर दिया। अमाइजा सताइशी निगाहों से उसे देखती शाबाशी देने वाले अंदाज में बोली तो अनाबी सब बातें भुलाए लीजे की सिमत मतवजा हुई जो अब किसी गहरी सोच में गुम थी। दोनों ने हैरत से नज़रों का तबादला करते कंधे उचकाए। मैं तो चलो बोली तो कुछ बोली, समझ में आता है।
ये कैसी बोली? इसमें तो बिल्कुल समझ नहीं आता। जब ये बोल रही थी मैं तो भाई इसकी शक्ल ही देख रही थी। बस वो लीजे को टहोका मारती हैरत का इजहार करते हुए बोली तो लीजे उसे घूर कर रह गई, जबकि अमायजा का कहका बेसाख्ता था। एक्सक्यूज मी मिस। अपने अकब से आने वाली संजीदा लब व लहजे मगर परकशिश आवाज़ पर वो तीनों चौंक कर उस जानिब मतवज्जा हुई जहाँ एक शौक सा लड़का हाथ में बुके लिए उन्हीं की तरफ सिमत मतवज्जा था। सुर्ख व सफ़ेद रंगत जदीद ब्रांडेड की पैंट शर्ट पहने, इस पर लेदर की जैकेट पहने, चौड़ी कलाई में रोलेक्स की घड़ी बांधे वो बराह रास्त लीजे की सिमत मतवज्जा था। एक लम्हे के लिए तो लीजे के अलावा वो दोनों इसकी खूबसूरती से मुतासिर होती दिखाई दी, जो लबों पर दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए हुए था। शायद यही चीज़ इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी। जी कुछ चाहिए था क्या आपको? माँ नानाबी ने अपने दोनों आस्तीन फोल्ड करते लड़ाका अंदाज में इसे इख्तिसार किया तो लीजे ने बौखला कर आंखों ही आंखों में से इशारा किया और खुद ही उसकी सिमत मतवज्जा हुई। आप ज़रा साइड होकर मेरी बात सुन सकती हैं? आई स्वेयर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, बस आपके 5 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा ना इससे ज़्यादा ना कम। इसे इल्तिजाई अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते लीजे की सिम देखा तो वो एक नज़र इन दोनों को देखते वहाँ से उठ खड़ी हुई और इन्हीं इशारा करते उसकी तलकीद में चल पड़ी। अब वो दोनों एक दरख्त के छाँव में खड़े थे। पास ही एक बेंच रखा हुआ था। इस लड़के ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो सहूलियत से इनकार कर गई और उसे अपनी बात जारी रखने को कहा। इसी दौरान इस लड़के को देखने से बिल्कुल गरीज किया। मिस मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जिसे मैं आपसे कह चुका हूँ। सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरा नाम रईत करीम है। मैं आप ही के डिपार्टमेंट में एक बीच सीनियर हूँ। दरअसल मैं नहीं जानता कि कब से, लेकिन आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं। इन दोस्तियों वगैरह के चक्कर में पड़ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। तभी मैं सीधा यही बात करने वाला था। अगर मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहूँ तो वो मुकाबिल के तासीरात का मुलाक़ा किए बगैर ही अपने ही बोल रहा था। मुझे ज़ब्त की शिद्दत से लीजे के नकोश में सुर्खी फैलना शुरू हो गई। जबड़े बुरी तरह भींचे हुए थे। इसका बस नहीं चल रहा था अपने सामने खड़े शख्स का गला दबा दे जो कितने आराम से उसकी शादी की ख्वाहिश कर रहा था। देखिए मिस्टर, अव्वल तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, और दूसरी बात अभी मेरी शादी वगैरह का कोई सीन वगैरह नहीं है और ना ही मैं करने का इरादा रखती हूँ। मुझे मज़ीद पढ़ना है अभी। अब आप अपने दिमाग से ये खुराफात निकाल कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उम्मीद है हमारा सामना आइंदा नहीं होगा। रईद यार, आप भी जा, सर क्लास लेने आए हैं। इससे पहले कि वो इसकी बात पर कुछ बोलता अपने अकब से आने वाली अपनी दोस्त की पुकार पर झुंझला कर रह गया। मैं अपनी जानिब से पूरी कोशिश करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है ये पत्थर मोम ही हो जाएगा। वो एक अजियत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके बुके की सिमत इशारा करते अपने दोस्तों की समझ चल दिया जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। लीजे ने उसके जाते ही एक अफसोस भरी निगाह बुके पे डाली और सर झटकते वो वहीं छोड़ते इन दोनों की सिमत चल दी। क्या कह रहा था वो? वह जो इसके जाने के बाद कुछ लम्हों बाद ही वहाँ आ गया था। वह अब इन्हीं के साथ बैठे बातों में मसरूफ़ था। लीजे को अपनी जानी बात देख परेशानी से इफ्तिसार किया तो वो निगाहें चुराती नफ़ी में सरीला गई। इसकी नाम में हिलती गर्दन अनाबी और फहद ने अचंभे से, जबकि अमायजा ने मशकूक निगाहों से उसकी सिम देखा। उसे उसकी यह हरकत बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बावर करवा गई थी। नागवारी की एक शदीद लहर अमायजा के वजूद में फैली थी जो मुकम्मल तौर पर उसे अपने लपेट में ले चुकी थी। लीजे जो ही ड्राइवर के साथ घर वापस लौटी, आयत मुलाजमा को हिदायत देने के साथ साथ किसी से मोबाइल पर बात भी कर रही थी। वह कब से उनकी गर्दन पर बाहों का हार बनाते उनके गाल पर मोहब्बत भरा बूसा दिया जो अब किचन में खड़ी हंडिया में चम्मच हिला रही थी। लीजे फ्रेश होने का सोचते उन्हें एक नज़र देखते अपने कमरे की सिम चल दी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी एक गहरा सांस भरा और अपना बैग राइटिंग टेबल पर रखते, अपनी घड़ी उतार कर टेबल पर रखती, पिंक और वाइट की जदीद तर्ज की बनी हुई अलमारी खोली और सादा सा सीधा ढीला सा कमीज शलवार निकालती फ्रेश होने वॉशरूम की सब चल दी। नहाकर ताज़ा दम होने के बाद वो गुनगुनाते हुए बाहर निकली तो पूरे वजूद में ठंड की बदौलत कपकपी सी तारी हो गई जिसकी रीढ़ की हड्डी में सरसरायत कर गई। इसे कपकपाते हाथों और लबों के साथ खिड़की के पट बंद किए जो शायद मुलाजमा सफाई करते हुए खुला छोड़ गई थी। कमरे का हीटर ऑन करते टेम्परेचर मुनासिब करना चाहा और ड्रायर का स्विच लगाते बाल सुखाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाते पेट में उछलते चूहों की बदौलत वो दुपट्टा लापरवाही से बाहिश आने पर डालती बाहर की सिम चल दी। ज़ेने उतरते ही आयत को अभी भी मोबाइल पर मसरूफ़ देख इसे हैरत से आंखों ही आंखों में इस्तफसार किया कि कौन है, तो उन्होंने इशारों में तसल्ली देते अपनी बात जारी रखी। वो भी लापरवाही से कंधे झटकते हंडिया का ढक्कन उठाकर दिखने लगी तो बिरयानी की सहर अंगेज खुशबू ने उसे अपनी लपेट में लिया। इसकी भूख में मजीद इजाफा हो गया। इसने बेबसी से एक निगाह आयत पर डाली जो फ़ोन रख कर उसकी सिमत मतवज्जा थी। किसका फ़ोन था मम्मा?
इसने ताज्जुब से इनकी लंबी चौड़ी बात करने पर चोट की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी सिम देखा। हाँ, महरम आपी का फ़ोन था। बहुत खुश थी वो अदयान के लिए, माशाअल्लाह से। वो मुस्कुराते लहजे में आंखों में से मोहब्बत समय बोली तो अलीज़े ने चौंक कर उनकी सिम देखा। चेहरे पर नासमझी के तासिरात वाज़े थे। क्या मतलब है दयान भाई, मैं समझी नहीं। इसने हैरत से साइड से केला उठाते हुए उसका छिलका उतारा और शेल्फ से पुश टिकाए उनकी सिमत मतवज्जा हुए होते इस्तफसार किया। साथ ही केले की एक बाइट ली। हाँ, अदयान का रिश्ता पक्का कर दिया ना रोशानी के साथ कल ही। उन्होंने मुस्कुराते हुए गोया उसकी समातों में सूर फूका। वो जो मुस्कुराते हुए खाने की सिमत मतवज्जा थी, उनकी बात पर हलक में ही अटक गया। चेहरा लट्ठे की मानींद सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने भाप समेटा पानी इसके वजूद पर उंडेल दिया था, जो इसके पूरे वजूद को भस्म कर रहा था। उसे अपनी तमाम हसियात मुअत्तल होती महसूस हुई। मान आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने की बदौलत वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुई। शेल्फ का सहारा लेते उसने अपने आप को गिरने से बचाया। बेयकीनी ही बेयकीनी की कैफियत थी। क्या इसके ख्वाबों का ताजमहल पूरी तरह तामीर होने से पहले ही बुरी तरह ज़मीन बोस हो गया था। उसे फ़िज़ा एकदम बोझल सी महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ कि कोई आती जाती सांसें भी खींच रहा है। अपने सीने पर हाथ रखते जैसे उसने अपने दिल में बढ़ते हुए दर्द को कम करना चाहा। आंसू जब्त करने के चक्कर में चेहरा बेसाख्ता सुर्ख पड़ा। इससे पहले कि वो अपनी साकित बेजान वजूद के साथ अपने आप को घसीटती अपने कमरे की सिमत बढ़ती, आंखों के सामने अंधेरा छाने की बदौलत होश हवा से बेगाना होती वहीं ज़मीन पर गिरती चली गई। जबकि अपने अकब से आने वाली धड़ाम की आवाज़ पर आयत जो ही गर्दन पीछे मोड़ी, अलीज़े को होश वो हवा से बेगाना देख इसकी चीखें निकल गई। जाकर चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ गया था।